यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने कंपनीज एक्ट के अंदर एक टॉपिक अपना कंप्लीट किया था, दैट इज रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 2, विच इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर। सर अप्रॉक्स 40 प्लस पेजेस का हम लोगों ने वो टॉपिक अपने आप में डिस्कस किया, बट उतना टाइम हमें नहीं लगा उसको पढ़ने के लिए। कारण उसमें काफी सारी चीजें फाउंडेशन बेस्ड या बीकॉम बेस्ड बड़ी नॉर्मल कंटेंट की गिवन थी। हाँ, सब्जेक्ट टू अगर वर्ड कहा जाए, ऑल्ट्रेशन, एक ऑल्ट्रेशन का टॉपिक मेनली उसमें डिस्कस किया गया है, क्योंकि हमने कभी पहले मेमोरेंडम में अंदर ऑल्ट्रेशन या आर्टिकल्स के अंदर ऑल्ट्रेशन को इतना डील नहीं करा। वो स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको बताया गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज और द वेरियस, मेनली पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में जाना या स्टेट का चेंज होना, वो हमने क्या करे, डिस्कशन करे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। क्लियर। नाउ ऑनवर्ड्स, जैसा बीच में हमने अदर लॉ का टॉपिक कुछ डिस्कस किए थे, लाइक हमारा उसमें से एलएलपी एक्ट आपका 2008 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्लियर। एंड एक इंटरप्रिटेशन, आज वो भी काम आएगा काफी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो हमने अपनी बुक में से ही टेकअप किया था। इवन मॉड्यूल में से भी मैंने आपको चेकआउट करवाया, कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं है, जस्ट एक दो मैक्सिम लॉ की लैंग्वेज वाले हमने ऐड ऑन करे थे, दैट्स इट। क्लियर। इसके बाद हमारा एक टॉपिक जो बचता है, जो लिटिल बिट टेक्निकल लैंग्वेज में क्या करेगा, कंटेन करेगा, मतलब मेरा आज का लेक्चर और कल जितना भी, मतलब अगर कल वाइंड अप हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं जो भी मतलब जीसी एक्ट जब तक 2-3 लेक्चर में चलेगा, प्रेजेंट रहिएगा। कारण बिल्कुल हम लोग सीधी टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, क्या चीज पढ़ने वाली है क्या चीज नहीं। और सबसे पहले मैं हल्की सी डिस्कशन, इसका बैकग्राउंड एक बार डिस्कस कर लूं कि सर ये जर्नल क्लॉजेस एक्ट अपने आप में क्या चीज है। यहां पे एक वर्ड आपने यूज करा, क्लॉजेस। क्लॉजेस मींस लाइक कुछ डेफिनेशंस, कुछ मीनिंग्स। अब पॉइंट ये है, हमने जितने एनेक्टमेंट्स पढ़े हैं, जितने भी अभी तक आपका मतलब लॉ के साथ पाला पड़ा है, मोस्टली हर स्पेसिफिक एनेक्टमेंट ने अपना अपना डेफिनेशनल क्लॉज, अपना अपना सेक्शन नंबर 2 प्रॉपर वे से क्या करा है, डिफाइन करा है, जिसमें अपने अपने मीनिंग्स क्या कर दिए, प्रोवाइड कर दिए। बट वो तो स्पेसिफिक क्लॉजेस हो गए ना, जो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर क्या होंगे, प्रिवेल करेंगे और एप्लीकेबल होंगे। अब लॉ ने बैकएंड पे एक चीज देखी, ये मतलब बहुत पुरानी बात है, 1897 की बात कर रहे हो, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ इस तरह के वर्ड्स भी काफी आज चलेंगे। क्लियर। एंड नॉर्मली अगर बात करें तो इन्होंने जब देखा कि अगर हर एक्ट में कुछ वर्ड्स रेपिटेटिवली, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स ऐसे हैं जो रेपिटेटिवली हर एक्ट के अंदर यूज होते हैं, और हर एक्ट अगर उसकी डेफिनेशन अलग 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 चाहे सेम लिखे, लिखने लग गया, फिर तो एक्ट की लेंथ तो वैसे ही ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और है सारी रेपिटेशन। अगर मैं कह दूं कि इस पर्टिकुलर एक्ट में या फलाने एक्ट में मीनिंग चेंज नहीं है, या मीनिंग डिफाइंड ही नहीं है, दो वर्ड, पहला वर्ड क्या बोला मैंने, मीनिंग चेंज नहीं, फिर भाई हर एक्ट में दोबारा 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 लिखने का पॉइंट क्या बनता है, छोड़ो परे। एक कॉमन एक्ट बना दो, जर्नल क्लॉजेस एक्ट बना दो, उसके अंदर क्या कर दो, मेंशन कर दो, दे आर जर्नल क्लॉजेस। जर्नल क्लॉजेस मींस पर्टिकुलरली जो जर्नली हर जगह क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। आप किसी एनेक्टमेंट में चले जाओ, ये ऐसे क्लॉजेस हैं, अगर उस पर्टिकुलर एक्ट में, मेरी लाइन ध्यान सुनो, अगर उस पर्टिकुलर एक्ट में उस क्लॉज को, उस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट टेक द मीनिंग आउट ऑफ जर्नल क्लॉजेस। ये कुछ ऐसे क्लॉजेस हैं जो सीधा ये कहते हैं कि भाई अगर तुम कुछ एक्सप्लेन करोगे तो वो ठीक, नहीं करोगे तो बैकएंड पे मैं बैठा हूं। जो मीनिंग कहीं डिफाइन नहीं किया गया, उसका मीनिंग हम कहां से लेते हैं, फ्रॉम द जर्नल क्लॉजेस। मैं कुछ ऐसी डेफिनेशंस आपको देकर जाऊंगा, अगर शायद आपके पर्टिकुलर एक्ट में उसके बारे में कोई एनेक्टमेंट ने बात नहीं की, उसको डिफाइन नहीं किया, तो उसके लिए बैकएंड पे मैं बैठा हूं, मेरे वाले में से मीनिंग क्या कर लेना, जर्नली इसका मीनिंग ये होता है। ये इस एक्ट की क्या है, नेचर। और ये जो एक्ट है पर्टिकुलरली, ये सिर्फ कल्ला डिफाइन नहीं करता, मतलब मीनिंग प्रोवाइड ही नहीं करता, ये आपको इंटरप्रिटेशन के भी रूल्स कुछ प्रोवाइड करेगा, कि मतलब कुछ टर्म्स को लेकर, लाइक जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, टाइम, हमें लॉ में, पूरे लॉ में
आपने अलग अलग टाइम पे मतलब कुछ ना कुछ वहां पे टाइमिंग्स पड़ी है, विद इन 30 डेज, विद इन 5 डेज, विद इन दैट। तो वो टाइम कैलकुलेट कैसे होगा? क्या फर्स्ट डे बीच में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, या लास्ट डे बीच में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? जैसे 21 क्लियर डेज की बात की गई थी, तो 21 क्लियर डेज का मतलब क्या है? अगर मान लो कोई डिस्टेंस को लेकर बात की जाती है, तो डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा? तो इन चीजों की इंटरप्रिटेशन भी हम बताएंगे कि वहां पे उसका मीनिंग क्या है। तो ये जर्नल क्लॉजेस मल्टीपल चीजों में क्या करता है, डील करता है। नॉट ओनली सिर्फ वो कॉमन क्लॉजेस लिखकर देना जो शायद कहीं एप्लीकेबल नहीं है या लिखे नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेगा। ये मल्टीपर्पज है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आइए, इसके अगर इंट्रोडक्शन की बात करो, एंड जो चीजें काम की नहीं होंगी प्योरली अवॉइड इट, या जस्ट रीडिंग पार्ट होगा तो रीडिंग, जो इंपॉर्टेंस होंगी आपका अंडरलाइन पहले से करा होगा। क्लियर? इनकी वेटेज ज्यादा है, इसीलिए मुझे मॉड्यूल में से टेकअप करना पड़ता है, उल्टा ले तो हम पंगा रहे। सिंपल सी बात। कारण मॉड्यूल एक्सेसिव बहुत चलता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव चलता है। यही चीज पहले नॉर्मल बुक में भी थी, वो सीधा शॉर्ट क्रक्स थी। पर ऐसा ना कि वेटेज वाइज इनका क्या भरोसा, कौन सी एग्जांपल कहाँ काम आ जाए, पेपर में किस केस स्टडी बेस्ड बन जाए, तो इसीलिए हमें एक बार देखनी पड़ती हैं। इसमें टू द एक्सटेंट, आपके लिए वर्ड चलेगा, टू द एक्सटेंट, जितना आप मैक्सिमम सर्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उतना मैक्सिमम इसमें से ग्रास्प करना। बाकी बैकएंड पे कौन बैठा है, स्कैनर्स, क्वेश्चनियर्स जो भी होंगे, वो हमने को ड्रॉप नहीं करना। कोई भी सिंगल क्वेश्चन हमने इसका ड्रॉप नहीं करना, हमने करना ही पढ़ना है। और कई चीजें आपको ऐसे ही मिलेंगी, मन करे वो इनकम टैक्स एक्ट की हो, मन करे वो कंपनी एक्ट की हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हो, कई चीजें ऐसी मिलेंगी, क्योंकि ये जर्नल क्लॉज है। ये कौन सा किसी पर्टिकुलर एक के ऊपर एप्लीकेबल है, तो सारे इंडियन लॉज के ऊपर क्या है, एप्लीकेबल। ये तो किसी में भी यूज आ जाएगा। अब मन करे पेपर में एग्जांपल है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, आपको प्रोविजन पूछे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, बताओ जी डेज कैसे कंप्यूट करोगे? एक्चुअली डेज कंप्यूट करने के बैकग्राउंड कौन चल रहा है, जीसी एक्ट। केस स्टडी दिख रही है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, बट उसमें यूज कौन हो रहा है जी। इसके क्वेश्चन ऐसे हैं। सुनो, सबसे पहले वाई वी स्टडी जर्नल क्लॉजेस एक्ट, और जो जो मैं नोटिंग आप लोगों को लिखवाऊंगा, क्लियर, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, साथ साथ आप लोगों ने इसको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ताकि तुम्हें भी कल को प्रोविजन क्या रहे, याद रहे। क्लियर? पढ़िए सबसे पहले। The General हाँ, Clauses Act 1897 Act was enacted on 11th March 1897. अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है, क्या सर ये पहली दफा जो जीसी एक्ट है, क्या ये 1897 में ही आया? नहीं, इससे पहले भी दो बार जीसी एक्ट बन चुका है, बट वो अपने अपने टाइम पीरियड के क्लॉजेस को कवर करते थे। और डे बाय डे जिस तरह से टाइम मॉडर्नाइज हो रहा है, बढ़ रहा है, आगे से जनरेशन चेंज हो रही हैं, धीरे 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 करते हुए हर अनेक्टमेंट के अंदर कुछ कुछ क्लॉजेस, कुछ कुछ सेक्शंस क्या करते गए, इंक्रीज करते। बट सबसे पहला एक्ट जो आया था जीसी का, वो कब आया था, 1868। फिर दूसरे नंबर पे आया था 1887। ये याद रखने पड़ेंगे। क्यों बीच में इसकी रेलेवेंस आएगी? बीच में इसकी रेलेवेंस आएगी कि सर 1897 वाला कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो वहां पे मैं एक सेक्शन 3 है शायद, सेक्शन 3, वहां पे हम इसकी बात करेंगे। क्लियर? तो ये एक्ट जो 1897 में आया सर, एक्चुअली ये थर्ड टाइम आया। इससे पहले दो बार जीसी एक्ट आ चुका था, 1868 में और 1883 में। पर पॉइंट ये था, जो तो 1868 था, ये पर्टिकुलरली अपने आप में सिर्फ 10 सेक्शंस कंटेन करता था, तो बड़ा छोटा सा, कुछ क्लॉजेस, कुछ उस वक्त के अकॉर्डिंग जो नीड ऑफ द आवर थी, कि जहां जिन चीजों को लेकर मान लो दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने बस कर ले 10 सेक्शंस का एक एक्ट बनाया, चल गया काम। फिर जो पर्टिकुलरली 1887 आया सर, इसने 8 सेक्शंस और, अच्छा इसकी नेचर पता क्या होती है, कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड। पिछले 10 भी ले लिए, अगले 8 और भी दे दिए, टोटल कितने हो गए, 18। इसको 8 नहीं पढ़ना, कितना कहोगे, क्योंकि वर्ड देख आगे क्या लिखा हुआ है, टू कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड। और ऐसे ही टोटल करते करते, मतलब जो 1897 में, आज की डेट में टोटल जो सेक्शंस हैं, वो अराउंड आपके 30 to 31 इन टोटल हैं। क्लियर? फिर 1897 में जाके इसको फिर रिवाइज किया गया। पर जब रिवाइज किया गया, तो उसने लैंग्वेज क्या लिखी, मैं एक्सटेंड जरूर करूंगा, पर मैं पिछले दो को भूलूंगा नहीं, उनको भी साथ में क्या करूंगा, टेकअप करूंगा। मैं अगर कह दूं 1897 के आने से क्या पुराने वाले खत्म हो गए ना, इसने खुद कहा मैं पुराने वालों को साथ में
कैरी फॉरवर्ड करूंगा। बट ये 1897 वाला ही फिक्स है, यही, उसके बाद रिवीजन इसके अंदर नहीं। उसके बाद से मतलब जो क्लॉजेस इसमें डिफाइन कर दिए गए तब से लेके अब तक पर्टिकुलरली यही कंटेंट आपका गोइंग। क्लियर? तो यहां पे एक वर्ड चलता है जो मेन है आपके पढ़ने के लिए, क्या लिखा हुआ है? कंसोलिडेट एंड क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंड। मेरे आने से पुराने वाला कुछ बदलेगा नहीं, उल्टा पुराने वालों को भी साथ में लेकर मैं कुछ और मीनिंग एक्स्ट्रा आपको क्या करूंगा? प्रोवाइड करूंगा। दैट इज माय नेचर। 1897 नाउ द जर्नल क्लोजेस एक्ट। हाँ जी। 1897 contains definition of certain terms and general principles of interpretation. यस, अच्छा देखो, ये 1897 वाला जो जीसी एक्ट है ये क्या कंटेन करता है? नंबर वन, एक तो कुछ डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ क्या? इंटरप्रिटेशन। अब आपको कहोगे सर ये इंटरप्रिटेशन वाले वही रूल्स हैं? नहीं, वो स्टैट्यूट के जो रूल्स थे प्राइमरी और सेकेंडरी वो अलग थे। ये कुछ रूल्स अपने इंटरप्रिटेशन में, जैसे अभी बताया मैंने, टाइम को लेकर, डिस्टेंस को लेकर, डेज कैलकुलेशन को लेकर, इनमें भी तो इंटरप्रिटेशन यूज होती है। जैसे आपने लिखा होता है विद इन 5 डेज, तो विद इन का मतलब क्या है? विद इन का मतलब क्या है पर्टिकुलरली? क्या फर्स्ट डे इंक्लूड होगा या नहीं होगा? क्लियर? तो ये चीजें मतलब जो इंटरप्रिटेशन, ये इस तरह के इंटरप्रिटेशन में डील करेगा। क्लियर? कि मान लो लॉ ने अगर आपके ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल करवाया है तो जो लैंग्वेज गिवन है उस लैंग्वेज का मतलब क्या है? तो ऐसे ही कुछ टर्म्स ये अपने लेवल पे क्लियर करेगा। लाइक ये जैसे यहाँ पे जेंडर को लेकर, जेंडर सिंगुलर प्लूरल को लेकर। अब जैसे मान लो कहीं जगह लिखा हुआ है कि डायरेक्टर, डायरेक्टर वर्ड इंक्लूड्स डायरेक्टर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है ना? अब मैं अगर जेंडर बेस्ड बात करूं, अगर पर्टिकुलरली जेंडर में, मोस्टली लॉ में आपने देखा होगा लैंग्वेज ही है, इसका मतलब नहीं वीमेन सारी बच गई कि डायरेक्टर हम बन जाओ घपले बारे जितने भी हो सकते हैं, ये नहीं। ही इंक्लूड्स शी। अब ये बात एक्टर ने नहीं लिखी, ये बात कंपनीज एक्ट ने नहीं लिखी, ये बात कहां लिखी हुई है? जीसी एक्ट में, कि मस्कुलिन जेंडर के अंदर फेमिनाइन जो है वो भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। ये इस तरह की इंटरप्रिटेशन में क्या करता है? डील करता है सिलेक्टेड कुछ एरियाज में। लाइक अगर मान लो प्रोपोर्शनेट एक वर्ड आएगा, प्रोराटा बेसिस पे ड्यूटी क्लेम करना, लाइक एक्साइज ड्यूटी जो है, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन बेस्ड है। जैसे कहा था ना वर्ड एडवोलेरियम फीस, हमने चार्जेस के अंदर टॉपिक पढ़ा था। तो इस तरह के कुछ कंटेंट ये क्या करेगा? इंटरप्रिटेशन में डील करेगा। जैसे आपने कई जगह वर्ड पढ़ा, सर अगर लिखा हुआ वर्ड अपॉइंटमेंट, हालांकि कई एक्टर ने तो खुद ही मेंशन कर दिया अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स रीअपॉइंटमेंट। तो ऐसी कई कई डिस्कशन एग्जांपल्स, ये सारा एग्जांपल सारे चलेगा, सारा एग्जांपल सारे समझ ही, मतलब एग्जांपल बेस्ड आएगा ये। आगे पढ़िए। यस, द जर्नल डेफिनेशन प्रोवाइडेड आर Applicable to all central acts and regulations. एक वर्ड पक्का माइंड में बिठा लो, ये जो जीसी एक्ट के अंदर दी गई डेफिनेशंस हैं ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी? ऑल दी सेंट्रल एक्ट्स। मैंने स्टेट एक्ट नहीं कहा। हमारे इंडिया में अगर कोई कानून बनाए जाते हैं तो वो आपने वो लिस्ट पढ़ी होंगी ना, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जो सेंट्रल एक्ट, इंडिया लेवल पे जो एक्ट एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। क्या सर कहने का मतलब स्टेट का जीसी एक्ट अलग हो सकता है? यस। ये किसका है? ये सेंटर का है। जो सेंट्रल लेवल पे, इंडिया लेवल पे कानून बनाए जाएंगे ये उनका है, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आगे सर, इसका ना मतलब जितना जोर है ना, स्टार्टिंग पेज पे जितना अच्छा लग गया, लास्ट में तो इन्होंने बस कंटेंट कवर कर रखे हैं, बना रखे हैं। मेन जोर इसका जो लगेगा स्टार्टिंग के पेजेस पे लगेगा। एक बार थीम क्लियर होगी ना, आगे तुम्हें वर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना, ये चीजें। सुनो, नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इन एनी सेंट्रल एक्ट और व्हाट इट मीन्स, अगर किसी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन में कोई पर्टिकुलर वर्ड डिफाइन नहीं किया गया तो उसका मीनिंग कहां से लिया जाएगा? लिख इसको, लिख इसको। अगर किसी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन में, अगर किसी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन में वो पर्टिकुलर वर्ड, वो पर्टिकुलर वर्ड डिफाइन
नहीं किया गया, वो पर्टिकुलर वर्ड डिफाइन नहीं किया गया, देन उसका मीनिंग देन उसका मीनिंग जीसी एक्ट में से लिया जाएगा। देन उसका मीनिंग जीसी एक्ट में से लिया जाएगा। ये वैसे भी एक कॉमन चीज सोचो, किसी एक्ट में अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड को क्या कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया, सर मैं कॉमन क्लॉज क्यों उठाऊंगा, मैं जर्नल मीनिंग उसका क्यों उठाऊंगा, जब स्पेसिफिकली उस एक्ट ने, किसी एक्ट में, अभी कौन सा पढ़ा था लेटेस्ट आप लोगों ने, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, चैप्टर 11 पढ़ते हैं ना, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन तक है इंटरप्रिटेशन का, द प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, उसने कुछ टर्म्स अपनी क्या करी हुई है, डिफाइन। या कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 10, ऑडिट एंड इट्स ऑडिटर्स, वो जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला शुरू होता है ना 141, उसी के ऊपर बढ़ना, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, वो उस एक्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन क्या कर दी, क्लियर कर दी। जब किसी पर्टिकुलर वर्ड को प्रॉपर वे से डिफाइन कर दिया गया इन दैट एनैक्टमेंट एंड दैट इज अवेलेबल, फिर मैं किसी जर्नल क्लॉज के ऊपर क्यों जाऊंगा। कहते हैं जर्नल क्लॉज में आप तब आइए जब उस पर्टिकुलर एक्ट में उस वर्ड के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं है। जैसे एग्जांपल दू, वर्ड एफिडेविट, हमने कितने एक्ट पढ़ लिए, सब में मोस्टली कहा कहीं ना कहीं डेक्लेरेशन के फॉर्म में या फॉर्मेशन के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, सर एफिडेविट फाइल करो। व्हाट डू यू मीन बाय एफिडेविट। अब एफिडेविट तो उस एक्टर ने तो डिफाइन करा नहीं, उस एक्टर ने तो डिफाइन करा नहीं, उनका मीनिंग फिर कहां से टेकअप किया जाएगा, अगर वो डिफाइंड किसमें है, जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1897। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब बेस लाइन पहले तो इस टॉपिक की ये है, अगर उस पर्टिकुलर एक्ट में उस वर्ड का मीनिंग डिफाइन नहीं किया गया, देन मैं उसका मीनिंग कहां से ड्रॉ करूंगा, अगर जीसी एक्ट में अवेलेबल है, जीसी एक्ट, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था, जर्नल लॉ तो बैठा है, लॉ कोई ना कोई तो है। अच्छा अगर लॉ ही नहीं है, जर्नल क्लॉजेस में भी सारे थोड़ी एक्सप्लेन है, फिर डिक्शनरी मीनिंग, फिर सिंपल प्लेन मीनिंग जो जैसा चलेगा। अब उल्टा यहां पे वर्ड क्या चलता है, पहले स्पेसिफिक एक्ट, स्पेसिफिक एक्ट में वर्ड डिफाइंड है फिर वही लगेगा, अगर नहीं देन जीसी एक्ट, क्या वहां डिफाइंड है फिर वो लगेगा, अगर यहां पे डिफाइंड नहीं है फिर सिंपली सर टेक द डिक्शनरी मीनिंग, दैट इज द केस। आगे सो पढ़िए वर्ड, अच्छा वो भी अनलेस, साथ में क्या लगा दिया, सेफ्टी लाइन हर जगह मिलेगी कि मेरी बातों पे ऐसा भी विश्वास मत करना, अनलेस क्या लिखा हुआ है, देयर इज एनीथिंग रिपंगनाट, रिपंगनाट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रेरी, उसके उल्टा कुछ और आपको देखने को मिले इन द सब्जेक्ट, और क्या लिखा हुआ है, अरे वर्ड नहीं बोलते, अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज, फिर तो देखो जी वैसे चलना पड़ेगा, नहीं फिर मैंने तो अपनी ओर से बता ही दिया। अब मान लो लॉ की लैंग्वेज पढ़कर आपको लगा कि सर इसको ऐसे जीसी एक्ट में से मीनिंग नहीं ले सकते, इसको इसे पर्टिकुलर वर्ड में ही लेना पड़ेगा, हाँ ठीक है, फिर जीसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेफ्टी लाइन हमेशा लिखी हुई मिलेगी, अनलेस देयर इज एनीथिंग, कि अगर कुछ कॉन्ट्रेरी नहीं है, ठीक है पर्टिकुलर वर्ड वहां डिफाइन नहीं है, तो मैं बैठा हूं मेरे अकॉर्डिंग मीनिंग ले लो, दैट इज जीसी एक्ट। नाउ द जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897 ऑल्सो कम्स, हाँ जी, For a rescue in the absence of clear definition in the देखो specific. लैंग्वेज, ये तो सर उल्टा आप लोगों को बचाने के लिए आया है, क्योंकि लॉ ने क्लियर डेफिनेशन उसकी प्रोवाइड नहीं करी, देर इज अ एब्सेंस, देर इज अ, सो ये तो आपके लिए एक मसीहा बनकर, दैट मीन्स रेस्क्यू बनकर आया है आप लोगों को बचाने के लिए, उस एम्बिग्यूटी से बाहर निकालने के लिए जीसी एक्ट आपकी क्या करेगा, मदद करेगा, इसकी नेचर ये है। आगे हाँ जी, एंड वेयर देर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो जाके 1950 में बना, जब प्रॉपरली लॉन्च किया गया, सर क्या एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद बने, एक्ट तो पहले भी बने हुए थे। अब कई बार प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में डिफरेंसेस आ जाते हैं, उन कन्फ्लिक्ट्स को भी दूर किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ जीसी एक्ट। आगे द एक्ट गिव्स अ क्लियर सुजेशन फॉर द कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन, हाँ जी,
and differentiates the legislation according to the commencement and enforcement टू अवॉइड द, मेन वर्ड इज टू अवॉइड द क्या सर, अनसर्टनिटी को दूर करने के लिए फिर तो हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द कमेंसमेंट एंड एनफोर्समेंट, कि कौन कब पैदा हुआ, कौन कब अपनी एनफोर्समेंट लेकर आया, बेस्ड ऑन दैट। हमें नहीं पता पुरातन काल में आपके क्या चलता रहा, क्या नहीं चलता रहा। नाउ द लेटेस्ट थिंग इज दिस, एंड इन द पॉइंट लेटर ऑफ टाइम, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो होगा वो प्रिवेल करेगा। पर ये कहीं लिखा तो हो ना, ये रूल किसने, ये जीसी एक्ट इन चीजों में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर। सो बेसिकली ये पेज का जो क्रक्स था, व्हाई वी नीड टू स्टडी, क्यों जीसी एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव इन्होंने अगले पेज पे बड़ा अच्छा दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, वेयर एवर द लॉ प्रोवाइड दैट द कोर्ट विल हैव द पावर टू अपॉइंट, सस्पेंड और रिमूव अ, the legislate simply enacted that wherever convenient the court may appoint receive। लैंग्वेज पढ़ ध्यान से, जहां पे लॉ ने प्रोवाइड करना होता है कि कोर्ट के पास पावर है किस चीज की, अपॉइंट करने की, सस्पेंड करने की, रिमूव करने की, ये क्या करते हैं, लेजिस्लेचर में वर्ड पता क्या लिखते हैं, दे हैव द पावर टू अपॉइंट। वर्ड क्या लिखते हैं, सिर्फ दे हैव पावर टू, कहते सर वो आपको समझना चाहिए कल्ला, जिसके पास अपॉइंट करने की पावर होगी, क्या उसके पास रिमूव करने की पावर नहीं होगी, क्या उसके पास सस्पेंड करने की पावर नहीं होगी। कहते बट लॉ में तो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, मैं कहा, यही तो लॉ का पंगा है। लेजिस्लेचर इसी बात की तो कमी खा रहा है कि आधी चीज लिख जाता है, आधी नहीं, वो आधी आपको ड्रॉ करनी पड़ती है कि वहां पे उसका क्या मीनिंग है। तो लॉ ने वर्ड क्या लिख दिया, द कोर्ट मे अपॉइंट, अच्छा वर्ड भी देख, मे अपॉइंट, हमने क्या पढ़ा था, मे वर्ड यहाँ पे क्या लेगा, शैल की पावर। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल, मतलब जो प्योर कन्वेंशनल कर्टेसी है सर। लैंग्वेज तो एक रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज यूज होती है हमेशा, बट हमें उसके मीनिंग ड्रॉ करने पड़ते हैं कि बैक एंड पे उसका मीनिंग क्या चल रहा है आगे। एंड इट वॉज इम्प्लाइड विद इन दैट लैंग्वेज दैट इट मे ऑल्सो रिमूव और सस्पेंड। समझे ना पॉइंट। तो ये वहां पे जैसे एग्जांपल है, तो इसका फाइनली सर ऑब्जेक्ट क्या निकला, क्रक्स क्या है, मतलब कहना क्या चाह रहे हो, जीसी एक्ट करता क्या है। पहला पॉइंट सर सबसे बढ़िया, टू शॉर्टन दी लैंग्वेज ऑफ क्या, हाउ इट विल शॉर्टन दी लैंग्वेज, एक ही डेफिनेशन को बार 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 सारे एक्ट में लिखने से उसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। उन सेंट्रल एक्ट्स की लेंथ को क्या करने के लिए, शॉर्ट, आप लोगों ने क्या बना दिया, जीसी। जैसे आप डिक्शनरी नहीं कहते, मैं हर चीज को बार 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 जगह जगह एक्सप्लेन करूं, एक कॉमन ग्लॉसरी होता ना वर्ड, एक ग्लॉसरी, हमने ग्लॉसरी आपको प्रोवाइड कर दी सो दैट हम रेपिटेशन क्या कर सके, अवॉइड सुपरफ्लुइटी, बेफालतू का कंटेंट लिखी जा रहे लिखी जा रहे लिखी जा रहे, जबकि मीनिंग सेम है। या तो मीनिंग अलग हो, या तो मीनिंग क्या हो, लिखो सर हर एक्ट में अलग अलग लिखो मानना, तो मीनिंग सबके अंदर सेम है। अब कंपनीज एक्ट ने नहीं करा, जो चैप्टर वन हम पढ़ते नहीं है, चैप्टर वन में पढ़ने का है क्या, उसमें ग्लॉसरी है। तुम बुक खोल कर देख लेना, पर्टिकुलर चैप्टर वन में 4-5 पेजेस के बाद ही पहले तो वो सैलोमन वर्सेस सैलोमन खेलेगा, ठीक है ना, वही लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड ऑल जो फाउंडेशन लेवल पे, उसके बाद लास्ट के पेजेस पे क्या चलेगी, ग्लॉसरी चलेगी। हमें वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कारण पब्लिशर ने क्या करा, हर मीनिंग हर चैप्टर के साथ, जैसे प्रमोटर की डेफिनेशन चैप्टर 2 में आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन चैप्टर 9 में आ गई, पर उसने लिखा तो यही था ना सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, तो मैं तूने पढ़ना पड़ा, क्योंकि ये पब्लिशर वाले हैं ना। बेयर टेक्स्ट में क्या होता है, अगला एक बार डिफाइन कर देगा कि सर जिसको मीनिंग देखना है, हमारे प्रीलिमिनरी में ग्लॉसरी पढ़ी है, सेक्शन 2 पढ़ा है, वहां से अपना मीनिंग ड्रॉ कर लो, बार बार थोड़ी लिखेंगे एक ही चीज ये। सो सेम कंटेंट यहाँ पे, टू अवॉइड द रेपिटेशन, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट, दैट इज व्हाई जीसी एक्ट हैज बीन मेड। नाउ टू प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल फॉर, किसके लिए, और अच्छा इससे फिर एक चीज और बढ़िया होगी, क्या, यूनिफॉर्मिटी आएगी, यूनिफॉर्मिटी इन द एक्सप्रेशंस। जहां भी वो वर्ड पढ़ा जाएगा, जब एक जगह डिफाइंड है कहीं और डिफाइंड ही नहीं है, हर जगह उसका मीनिंग वही लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टू ब्रिंग द uniformity of expression in the central act by giving the definition of series of terms in the common use. Next, to state explicitly certain convenient rules for the construction and interpretation of, और ये एक्ट कल्ला डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करता सर, आपको कुछ रूल्स भी प्रोवाइड करेगा सो दैट कि आप उन सेंट्रल एक्ट्स का मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर सके, इंटरप्रेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल लिख साइड, फॉर एग्जाम्पल लाइक डेट, टाइम, डेज,
डिस्टेंस, डेट, टाइम, डेज, डिस्टेंस एक्सेट्रा, इन चीजों को लेकर तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना, तुम्हें मीनिंग इंटरप्रेट करना कौन सिखाएगा? दिस जीसी एक्ट। नाउ टू गार्ड अगेंस्ट स्लिप्स एंड, क्या लिखा हुआ है? ओवरसाइट्स बाय इंपोर्टिंग इनटू एवरी एक्ट सर्टेन कॉमन फॉर्म क्लॉजेस, कि बेफालतू का कंटेंट वही बात आ गई ना, हर जगह तुमने मतलब वही कॉमन क्लॉजेस, तो इसको बेटर एक जगह डिफाइन कर दो, क्यों बार बार हर एक्ट के अंदर डिफाइन कर रहे हो? विच अदरवाइज ऑट टू बी, क्या होते? इंसर्टेड इन एवरी सेंट्रल, उल्टा टू गार्ड अगेंस्ट, आपको इस चीज से उल्टा मैंने बचाया है कि तुम्हें सुपरफ्लुइटी में ना जाना पड़े, तुम्हें बेफालतू के कंटेंट में ना जाना पड़े, ये तो मैंने आपकी हेल्प करी है, टू गार्ड अगेंस्ट स्लिप्स एंड ओवरसाइट्स। अच्छा, एक और चीज है, अगर मन करे अलग अलग तुम करते, मैं अलाउ कर देता कि मैं कॉमन नहीं, अपना अपना करो, मन करे तुम कहीं डिफाइन करने भूल जाते, तुम्हें जब वर्ड याद होते हैं ना कि हाँ हमने शायद कर दिया होगा डिफाइन, उससे क्या हो जाती? ओवरसाइट। अब हम नहीं चाहते कि ओवरसाइट हो, वो एरिया स्लिप हो जाए, माइंड से निकल ही जाए, वो वर्ड डिफाइन करना रह जाए, जबकि कॉमन है। अरे गलतियां कॉमन चीजों को लगती हैं, स्पेसिफिक को नहीं। जैसे कोई कॉमन वर्ड आपने 10 जगह एक्सप्लेन करना है, तुम लास्ट में ना एक्सप्लेन करने काउंट करोगे, 10 हो गए, क्यों? कॉमन है, तेरे माइंड में क्या चल रहा होगा? शायद मैंने कर दिया होगा। इसको बोलते हैं ओवरसाइट, इग्नोरेंस, स्लिप। तो इन चीजों से गार्डिंग आपको किसने प्रोवाइड करी है? प्योरली आपके जीसी एक्ट ने, कि ताकि तुम नहीं, अदरवाइज क्या होता? हर एक्ट में एक्सप्लिसिटली अलग अलग दोबारा दोबारा वही कॉमन क्लॉज लिखने पड़ते, तुम्हारा ही सिलेबस बढ़ता, हमारा थोड़ी कुछ जाता। अपने स्टूडेंट के लिए क्या, अगर ये एक्ट ना होता अपने सिलेबस बढ़ते, हर बार वही एक्ट, वही चीज, वही मीनिंग, दोबारा दोबारा, और इग्नोर तुम कर नहीं सकते। कारण, शायद इसमें कुछ नया तो नहीं लिख गया, मैंने वहां तो वो पढ़ा था, पढ़ने के बाद ये तो वही है। इससे बढ़िया क्या चीज होती? अगर इसको एक ही जगह डिफाइन कर देते, ज्यादा बढ़िया था। ये प्रॉब्लम्स है। तो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि अगर मान लो मैंने 5 एक्ट के अंदर एक वर्ड आपको दे दिया, तुमने एक में पढ़ लिया, दो में पढ़ लिया, तो भाई तीसरे चौथे पांच में पढ़ेगा, पढ़ेगा, अवॉइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में थॉट क्या चल रहा होगा? तुम्हारे माइंड में थॉट क्या चल रहा? इसमें कुछ अलग तो नहीं है, मैं कहीं इग्नोर कर दूं। पर वही अगर 5 एक्ट में यूज होने वाला वर्ड अगर जर्नल क्लॉजेस में लिखा होता, तुझे पढ़ना कितनी बार पड़ता? एक बार, और तुझे पता होता पांचों में इसका मीनिंग क्या है। ये फायदा, ये जीसी एक्ट का फायदा। आगे नेक्स्ट, द जीसी एक्ट दस मेक्स provision as to construction of general acts and other laws of all India applicants. हाँ, It's अच्छा, important. लॉज ऑफ ऑल इंडिया एप्लीकेशंस, इट्स इंपॉर्टेंस देयरफॉर इन पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ एनेक्टमेंट्स टू विच इट अप्लाइज इज, समझ सकते हो जो मैंने वर्ड क्या बोल दिया? ऑल इंडिया। इस इंडिया में जो जो लॉज एप्लीकेबल हैं सबके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। इसका पर्पस आपके सामने बड़े शॉर्ट वर्ड्स में लिख दिया, जो कि पर्पस डिफाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस करमचंद थापड़, जहां से इस एक्ट का पर्पस निकल कर आया। पढ़िए, द पर्पस ऑफ द एक्ट हैज बीन स्टेटेड by the Supreme Court in the case of the Chief Inspector of Mines versus Karamchand Thapar. हाँ जी, It stated that the purpose of this act is to place in one single statute different provisions as regards interpretation of words and legal principles. विच वुड अदरवाइज, मेन वर्ड विच वुड अदरवाइज, तुमने तो बढ़िया करा एक जगह कर दिए, नहीं विच वुड अदरवाइज कहाँ होते? हैव टू बी स्पेसिफाइड सेपरेटली इन मैनी डिफरेंट एक्ट्स एंड, तो फाइनली द वर्ड इज द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू अवॉइड द सुपरफ्लुइटी ऑफ द लैंग्वेज, कि बेफालतू में सुपरफ्लुअस वर्ड, एंड लॉ मेकर अपने आप में वेले थोड़ी है यार, वही चीज बार बार लिखी जा रहे हैं, और वो अपनी मतलब दिमाग इन चीजों पे खराब करें। जब एक बार डिफाइन कर तो दिया, कहते सर फिर पर्टिकुलर एक्ट में ना करो, उसको कहाँ डिफाइन करो? जीसी एक्ट में, ताकि हर सेंट्रल एक्ट में, हर रेगुलेशन में उसका मीनिंग बस यहां से डिफाइन किया जाए। सो इन द स्टैट्यूट्स वेयर एवर इट इज पॉसिबल टू डू सो, एक बॉक्स ऊपर पढ़ो जी, पर्पस टू प्लेस इन, ये फाइनल क्रक्स है इसका, व्हाट इज द पर्पस? टू प्लेस इन वन सिंगल स्टैट्यूट, हमने देख इसको स्टैट्यूट बना दिया, टू प्लेस इन वन सिंगल स्टैट्यूट डिफरेंट प्रोविजंस एज रिगार्ड्स किसके? इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, लीगल प्रिंसिपल्स, विच वुड, अगर ये एक सिंगल स्टैट्यूट में ना होते, ये सेपरेट सेपरेट एक्ट में अपनी अपनी जगह क्या करने पड़ते? डिफाइन कर।
मैं तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप लोगों की मदद ही करी है, मैंने क्या नुकसान कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज, यहां पे आता है जी, सुनो पॉइंट, बड़े अच्छे कंसेप्ट बड़े बढ़िया आएंगे। So, whatever Journal Clauses Act says, whether as regards to the meaning of words or as regards legal principles, has to be read in क्या लिखा हुआ है, every statute to which it, जिन जिन पे जीसी एक्ट लगेगा उन उनमें, उन सेंट्रल एक्ट्स में अगर तो पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक नहीं है तो जीसी एक्ट में से उसका मीनिंग क्या किया जाएगा, टेकअप किया जाएगा। एक तो नहीं, एक ही चीज को ना अलग अलग लैंग्वेज से बना बना के लेकर आएंगे। मेरी एग्जांपल मेन, अब यहां पे एग्जांपल छेड़ रहा है बीच में, इमूवेबल प्रॉपर्टी, या तो फिर डेफिनेशन अगर कर ही लें साथ में, चलो हल्का सा बता रहा हूं पहले वर्ड। एग्जांपल 2 है, अ क्लेम ऑफ राइट टू कैच फिश, फिशिंग एक्टिविटी करना, राइट टू कैच फिश केम अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट इन आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। कोर्ट के पास एक केस आया, सवाल उसमें क्या उठा कि राइट टू कैच फिश, राइट टू कैच फिश, क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल। अब पॉइंट ये है कि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर तो किसी पर्टिकुलर एक्ट में गिवन है तो अलग बात है, नहीं फिर जीसी एक्ट तो बता के गए। तो कोर्ट में ये मैटर अराइज हुआ, तो कोर्ट ने इस मैटर को सॉर्ट आउट करा बाय यूजिंग द जीसी एक्ट की डेफिनेशन कि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी का यहां पे कहना क्या है। देख मुझे नहीं पता तुमने पहले क्या सुना हुआ है क्या नहीं, यहां पे माइट भी तुम्हारी डेफिनेशंस डिफर करेंगे क्योंकि ये जीसी एक्ट है। तुमने शायद अगर वर्ड वो सुना भी होगा वो किसी पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग सुना होगा, पर ये थोड़ा कॉमन एप्लीकेशन रखता है। और जब ये मामला सामने आया, कोर्ट ने डेफिनेशन को यूज करते हुए एक वर्ड यूज करा। डेफिनेशन में जाओ, 2-4 पेज आगे जाओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाओ, आगे देखो, 2-4 पेज नहीं काफी, 8-10 पेज आगे शिफ्ट करो, डेफिनेशंस आएंगी आपके पास। उसमें आई वाला देखो कौन से नंबर पे, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी 1.17 पे जाओ, मॉड्यूल में पेज नंबर कौन सा है, 1.17। उसमें लाइन पढ़, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, नंबर 1 इज लैंड, नंबर 2 वर्ड इज बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और नेक्स्ट इज द थिंग्स अटैच्ड। इस पे चर्चा बहुत होगी अपनी, और ये वन ऑफ द दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है ये, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये मतलब नए नए वर्ड्स थे जब पहली बार आए, किसी ने सुने भी नहीं थे यार इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये आते हैं नहीं आते। और एज पर द डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन डिफरेंट है, इनका स्कोप थोड़ा ज्यादा है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर। ऐसे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट भी है, आईपी एक्ट, वो अपना डिफाइन करता होगा। हमारे जीसी एक्ट ने तो कॉमन एप्लीकेशन रखी है जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हम तो ये मान के चलेंगे। और यहां पे जो वर्ड है राइट टू कैच फिश, अब लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जमीन मैंने किराए पे ले ली एंड उसके ऊपर मैंने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई एंड उसमें मैं फिशिंग एक्टिविटी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ पर्टिकुलरली, क्लियर। अब यहां पे जो वर्ड है, आपने अपनी लैंड हमें प्रोवाइड कर दी, अब उसके ऊपर मुझे एक राइट मिल गया। किस चीज का राइट मिल गया, टू कैच फिश, कि आप यहाँ पे जो भी फिशिंग का मतलब जो बिजनेस है, आप पालो उनको बेचो जो भी है, वो एक राइट हमने क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया अंडर एन एग्रीमेंट। अब हम एक सिंपल सा वर्ड कहते थे पर्टिकुलरली सर कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है और मूवेबल, जो नॉर्मल लैंग्वेज सुनी थी उसके अकॉर्डिंग, कि अगर तो थिंग्स बिफोर द सेल अलग की जा सकती हैं, अगर थिंग्स बिफोर द सेल अलग की जा सकती हैं देन तो वो क्या होती है, मूवेबल। अगर वो अटैच टू द सॉइल है, अटैच टू द थिंग्स जो भी उसके साथ है, देन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही क्या बनेंगे, पार्ट। अब यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है, आज आपने अपनी जमीन मुझे प्रोवाइड कर दी, किसके ऊपर, किराए के ऊपर। मैंने आर्टिफिशियल पॉन्ड या रिवर कुछ बनाई पर्टिकुलर, उसके ऊपर फिशिंग एक्टिविटी करनी शुरू कर दी। आज वो बंदा कहता मैं तो जमीन बेच रहा हूँ, अपनी मछलियां ले जा। कहाँ ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं सर। वो पहली बात तो अब अटैच टू द क्या हो चुकी है, लैंड। पानी के बिना तो जिंदा नहीं रहेंगी, पानी के बिना तो वो जिंदा नहीं रहेंगी। और उस फिशिंग में जो मतलब जितनी मछलियां पैदा हो रही हैं, क्या सिर्फ पानी का रोल है, जमीन का कोई रोल नहीं।
क्या सिर्फ पानी का रोल है, जमीन का कोई रोल नहीं? जमीन का भी। अब ओशियन है सर, जमीन तो उसमें भी है। चाहे बाकी सारा पानी भरा हुआ है, कहीं ना कहीं तो ग्राउंड सॉइल कहीं तो होगी, उसका भी तो अपना रोल प्ले। एंड कोर्ट ने इसको वर्ड क्या कहा, राइट टू कैच फिश इज बेसिकली अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ये तो भाई आगे पीछे हो जा तू यार, जरूरी है तूने उस पर चढ़ पे बैठना है? 2 बार बंद कर दिया। राइट टू कैच फिश, हम डर जाते, लाइट चली गई। राइट टू कैच फिश को उन्होंने वर्ड किसमें यूज करा कि ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ क्या है, लैंड। और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, एनी बेनिफिट, बहुत ब्रॉडर वर्ड है ये वाला। एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड जो होगा वो किसमें डिफाइन होगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में। पढ़िए सेक्शन 326 इसके ऊपर क्या कहता है, रीड एज अंडर, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, यस, Land benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything. ये तो अपनी डेफिनेशन लिख गया, वही पीछे वाली सेम, डन। द सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म, यस, एक्सेप्ट टू से दैट, उसने बस ये कहा, उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करा। टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड डिफाइन नहीं करा, एक्सेप्ट बस इतना कहा, इतना कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन नहीं आएगा, स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आएंगी, और मतलब टीपीए एक्ट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दी, एक्सक्लूजन दी कि मैं बस इनको इंक्लूड नहीं करूंगा। तो मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग तो कहीं गिवन ही नहीं। कहते कहीं की मतलब क्या है, जीसी एक्ट में पढ़े, जीसी एक्ट में वर्ड क्या लिखा हुआ है, कोई भी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, लैंड के कारण अगर कोई बेनिफिट हो रहा है सर, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही क्या होगा, डिफाइन होगा। तो कोर्ट्स ने वहां पे इस पे एक वर्ड अप्लाई करा, एक फ्रेंच वर्ड है, प्रॉफिट प्रेंडेर। प्रॉफिट ऑफ प्रेंडेयर का मतलब नीचे है लिखा हुआ, आपको डिफाइन करा हुआ है, देखो फ्रेंच वर्ड, इसको वर्ड बोलते हैं राइट ऑफ टेकिंग। किसी की प्रॉपर्टी, किसी की जमीन यूज करते हुए अगर कोई बेनिफिट उसमें से डिराइव किया जा रहा है, तो वो बेनिफिट भी उस जमीन के साथ ही क्या है, अटैच्ड। एंड जब तक वो बेनिफिट उसके साथ अटैच्ड है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही क्या होगा, पार्ट होगा। क्लियर? सो इसको वर्ड बोलते हैं द राइट ऑफ पर्सन टू शेयर, हाँ जी, in the land owned by another, a profit or pendre enables a a person. profit of render enables a person to take part of the क्या, सर आप भी टेक पार्ट आप ले सकते हैं जमीन में पर्टिकुलरली, मतलब आपके, आप कहते हो आपके पास तो कलर राइट है, राइट मूवेबल नहीं है, ये अटैच्ड विद द क्या है, इमूवेबल, तो तुम्हारा राइट भी क्या होगा, इमूवेबल माना जाएगा। क्लियर? टू टेक पार्ट ऑफ द सॉइल और प्रोड्यूस ऑफ लैंड दैट समवन एल्स, जमीन किसी की थी, अपनी यहाँ नहीं चलते ज्वाइंट वेंचर, जमीन आपकी, प्रॉपर्टी आपकी होगी, बनाऊंगा उसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन, देन आफ्टर दैट जो भी बनेगा हम अपना उसमें से एक फ्लोर आप रख लेना, एक हम दो का बेच देंगे। अब वहां पे भी तो क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट है अप्रेंडर, किसी की जमीन थी उसके ऊपर मैंने अल्टीमेट एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी, उसका राइट टू कंस्ट्रक्शन ऑब्टेन करा, तो राइट टू कंस्ट्रक्शन भी आपका किसका पार्ट है, इमूवेबल का पार्ट है। तो ये अभी तो एक सैंपल सा है, इसके ऊपर तो अभी और चर्चा भी हमारी और होगी कि मतलब कैसे इमूवेबल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट की जाती हैं। आइए पहले ऊपर कंप्लीट करो, यस, is regarded as a benefit arising out of land, it follows that it is immovable property within the meaning of, yes, thus, हाँ, Transfer of Property Act. thus the court construed right to catch or carry fish is an क्या है, एक नीचे जहां पे लिखा हुआ है ना ये राइट ऑफ टेकिंग, यहां पे एक मीनिंग एक्सप्लेन करो, इसको लिख नीचे, मतलब एक शॉर्ट वर्ड लिख लो, किसी की जमीन पे, देखो लैंड तो बाय डिफॉल्ट यार सिंपल सी बात, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड भी जो होंगे ना, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड भी जो होंगे ना, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। तो इसको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, किसी की जमीन पे फिशिंग या प्रोड्यूस, फिशिंग या प्रोड्यूस पैदा करना, फिशिंग या प्रोड्यूस पैदा करना इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड।
is a benefit arising out of land. अब सिंपल सी बात अगर कह दे सर, अगर वो सामने वाला बंदा जमीन इन्हें देता, वो पानी कहाँ स्टोर करता एंड कहाँ पे वो फिशिंग एक्टिविटी हो पाती? सो इसीलिए इट्स बेसिकली अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो जो राइट टू कैच फिश है या कैरी फिशिंग एक्टिविटी है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ही क्या होगी, काउंट होगी। ये जो टीपी एक्ट है ना, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, चलो अपने सिलेबस का तो पार्ट नहीं है। नॉर्मली अगर ये पढ़ाया जाए, समझाया जाए, ये वकीलों को पढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह के मामले, डिस्प्यूट्स वगैरह कितने सारे होते हैं, बहुत तगड़ी सलाह है इसके अंदर। एडवाइजरी, चलो अपना तो मैटर नहीं है ना, अपन तो सिविल लॉ वाले, बिजनेस लॉ वाले मैटर में आते हैं। ये अदरवाइज वकीलों को पढ़ाते हैं कि आपको टीपी एक्ट की, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। काफी अच्छी सारी प्रोविजन उसके अंदर गिवन है। आगे नेक्स्ट आइए वर्ड पढ़ो जी, एप्लीकेशन ऑफ द जीसी एक्ट। हाँ जी पढ़िए। द एक्ट डज नॉट डिफाइन Any territorial extent clause, its application is primarily with reference to all central legislations and also एंड थोड़ा स्लो, इट्स एप्लीकेशन इज प्राइमरली विद रेफरेंस टू ऑल, क्या लिखा हुआ है? कहता मैंने, देख सिंपल सी बात, अगर ओपनली कहूँ, मैंने कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट डिफाइन नहीं करा। आप मुझे पूछ रहे हो जीसी एक्ट कहां तक लगेगा, मुझे खुद नहीं पता। मैं जिन पे लगूंगा वो जहां तक लगेंगे वहां तक मैं लगूंगा। क्या बोला मैंने? मैं जिन पे लगूंगा वो जहां तक लगेंगे वहां वाला, पर मेरा कोई अपना टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं, मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता। क्योंकि तुमने कहा था तुम किन के ऊपर एप्लीकेबल हो, सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन। हाँ, जहां जहां तक सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन लगेंगे वहां वहां तक मैं लगूंगा। पर मैं थोड़ी को डिफाइन करूंगा कि मैं इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के, यहां तक वहां तक। मैं जिन पे एप्लीकेबल हूं, जहां तक वो लगेंगे वहां तक मैं लगूंगा। सिंपल सा पॉइंट। आगे बढ़िए। यस, एंड ऑल्सो टू द, अच्छा नॉट ओनली एक्ट, उन एक्ट के साथ रूल्स एंड regulations made under a central act, it is in a sense a part of every, हाँ जी, central acts or regulations. If a central act is extended to any territory, the general देन clauses उस टेरिटरी तक आपका जीसी एक्ट भी साथ में जाएगा। इसको लिखो पर साइड में, इसके साथ ऐसे नॉट लिखा हुआ है ना वर्ड यहां पे। सो जीसी एक्ट जिन पे लगेगा, सो जीसी एक्ट जिन पे लगेगा, वो हमें बैकग्राउंड पता है किन पे लगेगा, सेंट्रल एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। जीसी एक्ट जिन पे लगेगा, जहां तक वो लगेंगे वहां तक जीसी एक्ट की टेरिटरी होगी। सिंपल लैंग्वेज बनाओ अपने आप। जीसी एक्ट जिन पे लगेगा, जहां तक वो लगेंगे वहां तक जीसी एक्ट की टेरिटरी होगी, वहां तक जीसी एक्ट की टेरिटरी होगी। चलिए नेक्स्ट आओ जी वर्ड, द सेंट्रल एक्ट्स टू विच दिस एक्ट अप्लाई आर। और कौन से सेंट्रल एक्ट हैं जिनके ऊपर मैंने थोड़ा आइडेंटिफिकेशन दे दी ताकि तुम्हें पता लगे कि कौन से पे एप्लीकेबल होते। सर इसको ना जी हम तीन पार्ट्स में बांटते हैं एक्चुअली। एक इंडियन लेजिस्लेचर, एक डोमिनियन लेजिस्लेचर, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सुन लेना, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएगा। हमारा भारत जो आजाद हुआ वो तो 19, हाँ बोलो 50 है, शर्म करो। ऐसा इंडिपेंडेंस छुट्टियां खा गए इतने साल की, ये नहीं पता तुम्हें कब आजाद हुआ? 19, तो पता था कोई ना कोई तो होगा। अब क्या 15 अगस्त छुट्टी होती है, क्यों होती है पता नहीं। 1947 कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, हाँ 26 जनवरी 1900, आधे तो चुप है अपने को पता ही, एसएसटी है ही नहीं थी हमारी। बढ़िया सिस्टम है तुम्हारा। 1950 में क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बेसिस पे हमने इसको तीन पार्ट्स में बांटा। 1947 से पहले लॉ तो पहले भी थे, उसको अपनी ओर से लैंग्वेज दिया गया बिफोर द कमेंसमेंट, ठीक, जिसको मैं इंडियन लेजिस्लेचर वर्ड कह देता हूं, ठीक। और जो 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक जो टाइम पीरियड है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, उसको कहा गया डोमिनियन लेजिस्लेचर। क्या कहा गया?
डोमिनियन लेजिस्लेचर। और 26 जनवरी 1950 के बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हो गया। उसके बाद जितनी एनेक्टमेंट होती हैं वो बाय द पार्लियामेंट होती है। तो इन्होंने सेंट्रल एक्ट को 3 हिस्सों में बांटा कि मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कौन से सेंट्रल एक्ट। एक बात बताओ, अगर 1947 वाले हैं, क्या वो पहले सेंट्रल एक्ट नहीं है? इंडियन पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप कब का है? 1932। तो क्या वो सेंट्रली अप्लाई नहीं होता सर? या जो भी और एक्ट बने हैं वो इंडियन लेजिस्लेचर में बने हुए हैं। फिर आया डोमिनियन लेजिस्लेचर, फिर आया लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल। पढ़िए सर, सेंट्रल एक्ट, अब एक्ट टू विच दिस एक्ट अप्लाई यार, पहला एक्ट्स ऑफ द किसके, वर्ड ही कौन आ गया, पार्लियामेंट। तो ये कौन से की बात कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 के बाद जो इंडियन पार्लियामेंट ने एनेक्टमेंट बनाई, जो लेटेस्ट हमारा संविधान बनने के बाद जो एनेक्टमेंट करवाई गई, ये उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर। दूसरा एक्ट ऑफ द किसके सर? डोमिनियन लेजिस्लेचर। डोमिनियन लेजिस्लेचर में क्या कहा था? 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1900, मतलब अगर मैं टाइम फ्रेम बना दूं ना, एक चार्ट यार सिंपल बना लो, यहाँ पे एक टाइम फ्रेम सा बना लो, उसको 3 पार्ट्स में बांट लो। यहाँ पे जी अगर हम बात करें, ये आपकी डेट है 15 अगस्त 1947। देन ये है 26 जनवरी 1950। जो तो ये वाला टाइम पीरियड है, पहले वाला, इसको हम अपनी लैंग्वेज में इंडियन लेजिस्लेचर कह देते हैं। इस वाले टाइम पीरियड को वर्ड क्या बोलते हैं? डोमिनियन लेजिस्लेचर। और इसको वर्ड बोल देते हैं पार्लियामेंट्री लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कुछ भी कह सकते हो, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद। क्लियर। जिसको मैं मतलब एक्ट्स ऑफ, ये लिख लेते हैं एक्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये जस्ट एक मतलब एक टॉपिक है, और इसी के बेसिस पे ना गवर्नमेंट का भी सीन आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन काफी वाइडर है, तो वो समझनी पड़ती है कि इसका मतलब वहां पे क्या है। तो हल्का सा जस्ट मैंने इसको डिवाइड करा, और वही नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्या पड़ी है, उसकी एक डायग्राम सी पड़ी है कि मैं किन किन को कवर करता हूँ। पढ़िए। अच्छा, एक थर्ड एक्ट पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, हाँ जी, Constitution by the Governor General in the इन काउंसिल और द गवर्नर जनरल एक्टिंग इन द, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, जो इस एक्ट से मतलब जो इंडिपेंडेंस से पहले जो करते थे। द एक्ट डज नॉट डिफाइन एनी, बट एक्ट ने कोई भी टेरिटोरियल एक्सटेंट अपने आप में डिफाइन नहीं कर। ये तो हमने जस्ट आइडेंटिफिकेशन ढूंढी है कि, तभी मैंने एक सिंपल लैंग्वेज क्या लिखाई, जीसी एक्ट जिन पे लगेगा वो जहां तक लगेंगे वहां तक जीसी एक्ट की क्या होगी, टेरिटरी होगी। पर अगर सही को हो, हमारा कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट डिफाइंड नहीं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, ये भी मतलब मेरे तो किसी काम का है नहीं, ये नीचे वाला कंटेंट भी जो पढ़ने वाला है, इसमें मतलब काफी सारी बेफालतू की चीजें देख लेते हैं, अगर करने वाला है तो रहने दो सर, अभी के लिए छोड़ दो। ये वाला पढ़ना है तो पढ़ लो एक बार। आर्टिकल 367 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइजेस, हाँ जी, use of general clauses acts for the interpretation of constitution. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई वर्ड ऐसा यूज किया गया है जिसका मीनिंग कहीं डिफाइंड नहीं है, आर्टिकल 367 में लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वर्ड अगर आपने मान लो डिराइव करना है, इंस्टीट्यूशन अपना इंटरप्रेट करना है, तो उसके लिए आप जीसी एक्ट को क्या कर सकते हैं, यूज। मतलब जीसी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी मिली हुई है बाय द आर्टिकल 367। एंड आर्टिकल 367 क्या स्टेट करता है, पढ़िए, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज, क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर। ये हमेशा सेफ्टी है। अगर तो मौके वारदात के अकॉर्डिंग वैसा पढ़ना पड़े तो अलग चीज है। क्लियर। द जीसी एक्ट 1897 शेल, हाँ जी, Subject to any adaptations and modifications that may be made therein under Article 372. बिल्कुल, Apply for अप्लाई फॉर द, कि हाँ सर, अप्लाई, जीसी एक्ट अप्लाई हो सकता है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज इट अप्लाइज फॉर द इंटरप्रिटेशन। जैसे किसी एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जाता है ये जीसी एक्ट, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के किसी वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए भी हम 367 में इसको पावर दे रहे हैं। हाँ, सब्जेक्ट टू सम अडेप्टेशन मॉडिफिकेशन, जो 372 आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर करनी पड़े। नहीं, मैं पावर दे रहा हूं कि जैसे किसी एक्ट को लेजिस्लेचर को पढ़ने के लिए जीसी एक्ट को यूज करते हो,
हम भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने के लिए अगर कभी जरूरत पड़े तो आप जीसी एक्ट को यूज कर सकते हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई। क्लियर। नीचे जो कंटेंट है सर, ये फॉर द टाइमिंग आप कट डाउन कर दीजिए, इसमें से कुछ भी क्वेश्चनिंग पॉइंट वगैरह नहीं है। आइए एग्जाम्पल 3, ये भी मतलब है तो सारा कंटेंट इन्होंने बेफालतू का गिवन है। हल्का सा एक बार पढ़ते हैं, चलो अगर काम का हुआ तो बताऊंगा। पढ़िए एग्जाम्पल 3 सेक्शन 3 of the General Clauses Act, which deals with the definitional clause applies to the General Clauses Act itself. ये वो आ गया जो मैंने आपको कहा था ना कि 1897 वाला जो एक्ट नया वाला है, लेटेस्ट वाला है, वो पुराने दो को भी क्या करता है, कंसिडर करता है। तो मैंने वहां बताया था सेक्शन 3 में हम इसकी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, सेक्शन 3 आगे आएगा, अभी आया नहीं कि सेक्शन 3 आपको इसकी क्लैरिटी। जैसे मैं कह दूं सर मुझे कैसे पता ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, सर सेक्शन 3 है तो आपको क्लैरिफाई कर देगा कौन कौन सा क्लॉज कौन कौन से टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो एक्ट बनाए गए हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीसी सेक्शन 3 में आपकी डिस्कस हो जाएगी। नाउ सिमिलरली सेक्शन 4 ऑफ द जीसी एक्ट, हाँ जी, which deals with the application of foregoing definitions to previous enactment applies to central acts and after January। ये भी वही है तेरा, मतलब सेक्शन 3 एंड 4 इन दोनों चीजों में डील करेगा एप्लीकेबिलिटी को लेकर, कि कौन कौन सा क्लॉज कौन कौन से एक्ट के ऊपर टाइमिंग बेस्ड एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो ये लोग बताएंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट इज आफ्टर दैट सर, ये वाला कंटेंट भी रहने दो, करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। ये वही बेसिक डिस्कशन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, कि इसीलिए तो जीसी एक्ट बनाया गया। मैं आपको सीधा करेक्ट लाइन बता रहा हूं कि आप लोग किसी कंफ्यूजन में ना जाएं, तभी तो जीसी एक्ट उन्होंने क्या करा, वहां पे रेफर करा। एंड बिफोर डेल्विंग इनटू द सैडल ऑफ प्रोविजन ऑफ जीसी एक्ट, लेट्स लेट्स हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या लॉ। बिफोर डेल्विंग इनटू सैडल मतलब जीसी एक्ट में जाने से पहले आपको आई थिंक सो कुछ वर्ड्स क्लियर कर लेने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर लेने चाहिए। जितने ये कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड बढ़िया होंगे, उतना बेटर वे से आप इस जीसी एक्ट को समझ पाएंगे। पर सर वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 15 में प्रियम्बल, सेम डिटो कॉपी पेस्ट रिपीट, ये सारा कट डाउन है, तुमने कुछ नहीं करना इसमें से। क्लियर। देन आफ्टर दैट डेफिनेशन क्लॉज भी हमने वहां पढ़ा था, एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव, स्टैट्यूटरी, सब डिटो कंसेप्ट वही। क्लियर। आगे चल, कुछ नहीं करना सर ये वाला। मीन्स इंक्लूड्स, आगे चल वर्ड क्या लिखा हुआ, वर्ड मे शैल, ये भी सारे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसमें। आफ्टर दैट अपना काम यहां से हल्का शुरू, इधर आओ। प्रीलिमिनरी सेक्शंस के अंदर सेक्शन नंबर 1, अच्छा किसी भी एक्ट के अंदर सबसे पहला सेक्शन होता है प्रीलिमिनरी, जो उसका स्कोप, उसकी इंट्रोडक्शन हल्की सी बताता है। क्लियर। पढ़िए सर, शॉर्ट टाइटल हमने पढ़ा था, दो तरह के टाइटल होते हैं एक्ट का। पहले तो क्या होता है, टाइटल दो तरह का, शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग। पर जीसी एक्ट का सिर्फ कौन है, शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल इज द जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897। पढ़िए, दिस एक्ट में बी कॉल्ड, हाँ जी, The General Clauses Act 1897. Preliminary is the introductory part of any law which generally contains short title, extent, commencement, application, etc. The title, although the part of the act is in itself। अच्छा पहली बात, टाइटल एक्ट का ही क्या होते हैं, पार्ट। वैसे भी इंटरनल एड्स में पढ़ा था, इंटरनल एड्स क्या होती हैं, एक्ट का ही पार्ट। इज इन इटसेल्फ नॉट एन एनेक्टिंग, ये तो जस्ट उसका नाम है, ये कोई प्रोविजन थोड़ी है, ये तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम दिया गया है, द जीसी एक्ट 1897। ये अपने आप मानना ये स्टैट्यूट का पार्ट है, बट ये कोई प्रोविजन नहीं है। क्लियर। यस, एवरी एक्ट इज गिवन अ टाइटल टू कार्व आउट इट्स ओन आइडेंटिटी, हाँ जी, just like people are given their names to identify them। एंड ऐसे ही जीसी एक्ट 1897 कंटेन्स ओनली शॉर्ट टाइटल इन द प्रीलिमिनरी पार्ट ऑफ द एक्ट। नाउ सेक्शन 2 जो है जीसी एक्ट का, वो क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। रिपील मतलब चेंज्ड, रिप्लेस। ये भी अपना वन ऑफ द मेन टॉपिक आएगा, वर्ड रिपीलिंग। कल वाले पार्ट में ऐसा कुछ ही चलेगा, आज तो अपन डेफिनेशंस करने वाले हैं। क्लियर। कल वाले पार्ट में मेन टॉपिक आएगा रिपील। रिपील का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कह दूं कंपनीज एक्ट 2013 रिपील करके आया, किसको, 1956। तो अल्टीमेट कुछ वर्ड्स यहां पे आपको मिलेंगे कि उनका इफेक्ट क्या होगा। वो सेक्शन 6, मेन क्वेश्चन एक ही है, इफेक्ट ऑफ रिपील, सेक्शन 6 या एक आएगा सेक्शन 24, दो आएंगे मेन, बाकी तो सारे नॉर्मल पिच पे चलेंगे। सुनिए डेफिनेशंस की अगर बात की जाए, यस प्लीज, हाँ जी,
पढ़िए। 3 sections of the General Clauses Act, Section 3 definitions for application of foregoing definitions to previous enactment and Yes. for a application of certain हमें definitions. इसमें कुछ नहीं करना सर, कट डाउन, सीधा डेफिनेशंस पे आओ, सीधा डेफिनेशन पे आओ। पहली डेफिनेशन हमारे यहाँ पे क्या बनती है? एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है सर? यहाँ पे एक्ट वर्ड वो नहीं जो अपन नॉर्मल जैसे कंपनीज एक्ट वर्ड कहते हैं अपन, ये वो चीज नहीं है। एक्ट का मतलब क्या है? कुछ हरकत करना, कोई भी एक्टिविटी करना, दैट इज कॉल्ड एज एक्ट। कहीं तुम इसको एनेक्टमेंट वाला वर्ड ले लो, ये वो एक्ट नहीं है कि लॉ लेजिस्लेशन, ये वो नहीं है। एक्ट मतलब कोई हरकत करना, कोई एक्टिविटी करना। क्लियर? सो अच्छा, ये भी वर्ड डिफाइन किया गया स्पेशली, नॉट कुछ भी। वर्ड पढ़ो, एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस और अ सिविल। अगर एक्ट का मीनिंग, नॉर्मली नहीं, अगर एक्ट का मीनिंग विद रेफरेंस टू कोई ऑफेंस या कोई सिविल रॉन्ग, अगर उसका मीनिंग जानना चाहते हो इस मामलों में सिविल रॉन्ग हुआ है या कोई ऑफेंस हुआ है, तो एक्ट वर्ड मैं डिफाइन करता हूं। पहले तो लैंग्वेज क्लियर हुई। क्या वर्ड बोला मैंने? एक्ट का मतलब नॉट ओपनली इसका मीनिंग कहीं भी, ये यूज किया गया है रेस्ट्रिक्टिवली, विद रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू कोई ऑफेंस को लेकर या कोई सिविल रॉन्ग को लेकर। देन मैं मीनिंग बता रहा हूं एक्ट का मतलब क्या है। पढ़िए, शैल इंक्लूड, एक्ट शैल। अच्छा, ये कॉमर्स दिख रहे हैं, एक एक्ट के बाद है और एक एक्ट के ये इधर रॉन्ग के साथ है। इसका मतलब ये लाइन अलग है, ये लाइन अपना मीनिंग क्लियर कर गई। और कनेक्टिंग वर्ड क्या बना? एक्ट शैल इंक्लूड। समझ ना पॉइंट? ये पंक्चुएशन मार्क्स यूज करनी, मतलब कैसे लॉ में पढ़नी है। अगला अपना एक अलग मीनिंग बीच में दे गया, कहते एक्ट का मीनिंग पढ़ने लगे हो, हाँ, विद रेफरेंस टू ऑफेंस एंड सिविल रॉन्ग, फिर तो आगे पढ़ लो। नहीं, अदरवाइज एक्ट का मीनिंग वो नहीं, हम स्पेसिफिकली वर्ड बता रहे हैं। शैल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ, अच्छा, कुछ हरकत करना या हरकतें करना, मे बी सीरीज ऑफ एक्ट्स, सीरीज ऑफ एक्ट्स, कुछ भी, मे बी एक एक्टिविटी या नंबर ऑफ, आगे, एंड वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू द किसको? इलीगल ओमिशन। मतलब कुछ हरकत करना ही अपने आप में एक्ट नहीं है। अगर आपने लॉ के अकॉर्डिंग कोई लगाई गई ड्यूटी थी टू डू समथिंग, लॉ के अकॉर्डिंग वो ड्यूटी लगाई गई थी, यू हैव टू डू समथिंग एंड यू डिडंट डू दैट, आपने वो नहीं करा, इट इज कॉल्ड एज इलीगल ओमिशन। इट इज कॉल्ड एज इलीगल ओमिशन। एंड इलीगल ओमिशंस भी मतलब कुछ करना ही एक्ट नहीं, कुछ ना करना भी। पर ना करने को तो कोई भी नहीं, जो लॉ के अकॉर्डिंग ड्यूटी थी करना, तब जाकर वो क्या बनी? इलीगल ओमिशन बनी ना। ये आगे एक वर्ड लेकर आएगा, सर क्या एवरी ओमिशन, एक्ट में क्या सारी ओमिशंस कवर होंगी? नो, ओनली द इलीगल ओमिशंस। मैं उनको, क्योंकि मैं ऑफेंस के मामले में कह रहा हूं ना, सिविल रॉन्ग के मामले में कह रहा हूं। ऑफेंस कब होगा? हम कहते हैं जी इसने ऑफेंस करा, जुर्म करा। जुर्म वर्ड कब यूज करेंगे अपन? जब इसने कोई गैर कानूनी एक्टिविटी करी होगी जिसको लॉ अलाउ, तभी ऑफेंस होएगा। ऐसे ही थोड़ी वर्ड यहां पे बीच में लिख दिया इलीगल ओमिशन, कोई तो मीनिंग होगा उसका। पढ़िए सर, एन एक्ट रिक्वायर्ड टू बी डन, हाँ जी, Cannot necessarily mean a positive act only and may also include acts which वन इज प्रेक्लूडेड। प्रेक्लूडेड मीन्स रोका गया। क्लियर? वन इज प्रेक्लूडेड फ्रॉम डूइंग फ्रॉम डिक्री, किसी कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली आपको कोई चीज ना करने के लिए कहा गया था, आपने कर दी, ये भी तो एक गलत हरकत है। मतलब आप कहते हो कुछ पॉजिटिव एक्ट करना, और मैं कह रहा हूं कुछ नेगेटिव एक्ट करोगे तो भी इसके अंदर इंक्लूड है। जैसे मान लो सपोज आपको बाय कोर्ट ऑर्डर स्पेशली कुछ ना करने के लिए कहा गया था, आपने फिर परफॉर्म कर दिया, फिर वो तो गलत एक्ट हो गया ना। तो हम ऑफेंस तब, एक बात बताओ, कोर्ट ने कुछ करने को कहा, तुमने कर दिया, क्या ऑफेंस है? ऑफेंस कब होगा? नहीं करेगा। समझना पॉइंट? आगे नेक्स्ट इज, पढ़िए, दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 32 एंड 33 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एंड अप्लाइज टू द सिविल रॉन्ग्स एज वेल एज किसके ऊपर? क्योंकि इंडियन आईपीसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया ना ये वर्ड किसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया? आईपीसी, जो सिविल रॉन्ग्स के ऊपर भी एप्लीकेबल और क्राइम्स के ऊपर भी। सो एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस, नॉट एवरी ओमिशन। कहीं पता लगे सर मान लो आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करी जो लीगली कुछ जुर्म थोड़ी था,
हाँ, फिर मैंने क्या कहा, एवरी ओमिशन नहीं, सिर्फ इलीगल ओमिशन आपकी यहाँ पे एक्ट के अंदर क्या होंगी, कवर होंगी। पढ़िए, एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन एज वेल। हाँ जी, But it does not include an omission which is not illegal. मतलब आपने कोई ओमिशन, आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी बट कुछ इलीगल नहीं हुआ, आपने कुछ समथिंग परफॉर्म नहीं करा बट उससे कुछ इलीगल नहीं हुआ, वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं। हमने पहले वर्ड कहा था, मैं एक्ट वर्ड को डिफाइन कर रहा हूं विद रेफरेंस टू टू वर्ड्स व्हेन इट कॉज सम ऑफेंस और सिविल। सो उस अकॉर्डिंग टू एक्ट की डेफिनेशन ये बनती है। अब जैसे इन द इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, द एक्ट बाय विच ए कॉजेस जेड्स डेथ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट। अब यहां पे द एक्ट बाय विच मतलब ए ने कोई ऐसी हरकत करी या हरकतें, सीरीज ऑफ एक्ट्स लाइक मर्डर, सिविल रॉन्ग एंड ऑफेंस। नाउ द एक्ट की डेफिनेशन अप्लाई होगी, उसके कुछ सीरीज ऑफ एक्ट करने से क्या हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है, देन वो एक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाएगा कि हाँ सर, एक्ट में हमने कहा था कुछ भी गलत करना, जैसे कि नेमली द ब्लॉज गिवन इन बीटिंग हिम, उसको मार रहे बार बार, एंड जो अपने आप में एक सिविल रॉन्ग है। अब ये थोड़ी राह चलते किसी के भी चमाट लगा दोगे, अगले ने क्या बिगाड़ा तेरा भाई, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज सिविल रॉन्ग। आप पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या आप कह रहे हो जी मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा, या नॉर्मली जैसे प्लस अ सीरीज ऑफ क्या लिखा हुआ है, नेमली wrongfully neglecting और refusing to supply him food at, क्या लिखा हुआ है, किसी बंदे को टॉर्चर करना। मैंने मारा नहीं, लाया कमरे के अंदर बंद कर दिया, ना पानी दे रहा हूं ना खाने को कुछ, मैं कह जी बताओ मैंने क्या गलत हरकत करी, मैंने मारा उसको, पूछो उसको मैंने मारा। कहते बट आप किसी को फूड सप्लाई नहीं कर रहे, पानी पीने को नहीं दे रहे, ये भी तो टॉर्चर है, ये भी तो सिविल रॉन्ग है। वो इतना तो जो जेलों में बैठे अपने भाई लोग तो नहीं कहूंगा जेलों में जितने भी प्रिजनर बैठे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ क्राइम करे, 2 वक्त का खाना तो सरकार भी देती है, फिर आप कौन होते हो जो नहीं प्रोवाइड करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज, अच्छा इस ओमिशन को खाना ना देना ओमिशन, खाना ना देना इज ओमिशन, बट दैट ओमिशन इज अ इलीगल ओमिशन बिकॉज लीगली इवन अगर इनके एनेक्टमेंट्स पढ़े जाए, लाइक जो प्रिजन के रिलेटेड इम्प्रिजनमेंट एक्ट वगैरह कुछ होंगे अगर बैकग्राउंड, वहां भी लिखा हुआ है कि जो भी मान लो सपोज यहाँ जेल काटने, मान लो ऑफेंस का सजा काटने यहाँ पे बंदा आया है, सर 2 वक्त का खाना तो उसको भी देंगे। अब आप अगर मान लो मतलब आप एक इलीगल ओमिशन कर रहे हैं, तो वो भी इस एक्ट के अंदर क्या किया जाएगा, कवर। मैंने एवरी ओमिशन नहीं कहा, मैंने सिर्फ कौन सी ओमिशन कहा, जैसे एक बार पाकिस्तान वालों ने अपनी जेल का मेन्यू लॉन्च करा हाँ सच में, और जिसमें अच्छी खासी डाइट थी, उनकी नॉर्मल आवाम क्राइम कर करके जेल में जाने लगी। क्यों, बाहर खाने को कुछ मिल नहीं रहा, जेल वाले 2 वक्त का खाना तो देंगे, जितने गरीब लोग थे वो इस काम में पड़ गए। वो ड्राई फ्रूट्स दे रहे थे, ड्राई फ्रूट्स खजूरें एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या उन्होंने मेन्यू पूरा लॉन्च करा कि हम जी, ये आई थी वाकई में न्यूज, ये कंपैरिजन होते हैं, ये आई थिंक सो पहले पता नहीं इकोनॉमिक्स मैंने कहाँ पढ़ाया हुआ शायद, ये कंपैरिजन होते हैं, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स भी मतलब कैलकुलेट होती है, प्रिजन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स बोलते हैं इसको, कुछ हैगा वर्ड ऐसा, तो तब हमने ये डिस्कस करा हुआ है रिगार्डिंग दैट। मैं मतलब इंडिया की कंपैरिजन होते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट मान लो अपने प्रिजनर्स का कितना ख्याल रखती है, क्या करती है, क्या क्या मिनिमम बेयर स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। सर इतनी भी क्रुएल्टी नहीं है ना, इतना भी मतलब गलत नहीं किया जाता, ठीक है अगर सजा काटना है तो जो अगले का ऑर्डर है। अब जैसे इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन आएगी, इम्प्रिजनमेंट 2 तरह की होती है, एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एक होती है रिग्रेस, जैसे कहते हैं काले पानी की सजा, ठीक है ना, कि वो किसी वजह से वर्ड बने हुए हैं, काले पानी की सजा मतलब एक ऐसा दूर कट ऑफ करके जिसको इसको लाइट भी देखने को नसीब ना हो, ऐसी काल कोठरी है वो वर्ड कहते हैं ना, वो किसी वजह से वो वर्ड्स बने हुए हैं, वो होती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, किसको हार्ड पनिशमेंट के अंदर लेकर जाया जाए, इसे गधों की तरह काम करवाया जाए, लेबर करवाई जाए,
ताकि ये अपना दुख काटे, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो अलग अलग तरह की प्रोविजंस है, तो डेफिनेशन है। हाँ, सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो होती है, तो नॉर्मली अगर वो कहीं पुलिस थाने में चलो गए भी हैं, एक लॉकअप सा बना होता है, वहां पे जाके आपको बिठा देंगे, आप 2 घंटे काट के फिर बाहर आ जाओगे। वो सिंपल वाली है, उसमें कोई मारना मुरना नहीं होता, मारने वाला सीन अलग होता है, वो मशीन अंदर पड़ी होती है जिसपे लिटाएंगे पटे मारेंगे, वो अलग है। डिपेंड्स अपॉन कोर्ट ने ऑर्डर। जैसे आपको एक वर्ड बताऊं, कभी आपने अगर कोर्ट केसेस में मतलब सुना है, जज की जो लास्ट वर्डिंग होती है जब भी वो अनाउंस करते हैं, एक होती है जुडिशियल रिमांड, एक होती है पुलिस रिमांड। कैदी हमेशा क्या मांग रहा होता है, बस जुडिशियल रिमांड दे दो, पुलिस रिमांड ना देना। क्योंकि जुडिशियल रिमांड में आपको आराम से रखा जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे, इंक्वायरी की जाएगी, मारकुट नहीं होगी। जिस दिन कोर्ट ने दे दी पुलिस रिमांड, कई बार पुलिस वाले कह रहे होते हैं हम डिमांड करते हैं सर, इससे कबूल करवाना है, कबूल है कबूल बोलता फिरेगा 3 बार, देखियो हमें आधा घंटा दो, इसकी तो पुश्ते भी मान जाएंगी क्या चीज है कि हाँ हमने कराई। पुलिस रिमांड जल्दी जल्दी देते नहीं है, बट जब कोर्ट को दिख रहा होता है ना कि ये झूठ बोल रहा है कुछ और है, देन फिर ऑर्डर देते हैं पुलिस रिमांड, कि पुलिस को पूरी खुली छुट्टी है, जैसे मर्जी मनवाओ। वो तो कहते हैं सर कल दोबारा पेशी पे बुलाओ, मान रहा होगा देखिए। इनके तो थर्ड डिग्री वैसे बड़े खतरनाक हैं, जो पुलिस वाले ना किसी के दोस्त ना किसी के दुश्मन, इनसे तो वाह वास्ता पड़े ही ना। हाँ ठीक है जी, बढ़िया, दुआ सलाम है, दूसरी याद रखो, ठीक है। क्यों? इट डिपेंड्स, ये ठीक है आपका वर्ड्स नॉर्मली टेकअप कर लेते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपको ऑर्डर कैसा प्लेस हुआ, रिगरस इंप्रिजनमेंट हुई या सिंपल इंप्रिजनमेंट हुई, दैट डिपेंड्स। नाउ अब नेक्स्ट वर्ड आता है जी, जैसे एक एफिडेविट वर्ड। अब इस एक्ट में 3 वर्ड्स आते हैं, एफिडेविट, स्वेयरिंग एंड ओथ। 3 वर्ड्स आते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, एफिडेविट, स्वेयरिंग, ओथ, तीनों का मीनिंग सेम। तो आगे जाकर अगर कहीं आएगा भी कट डाउन, तीनों जगह मीनिंग आपको क्या मिलेगा, सेम। बट इसका मीनिंग समझ लो। एफिडेविट सर मतलब नॉर्मल स्वेयरिंग से काफी वाइडर है। जैसे मानना तो ये जाता है, जो एफिडेविट के पीछे थीम है ना, जो वर्ड है, जैसे आपने कटघरे में खड़े होकर कसम खाई है, गीता पे हाथ रख के, जो अक्सर झूठ बोलते हैं। बट एक होता है ना वहां पे जो कोर्ट का डेकोरम है, वहां पे जाते हो कटघरे में, आपको बुलाया जाता है, देन आपसे मतलब स्वेयरिंग करवाई जाती है, ठीक है ना, ऑन सम रिलीजियस अपनी तो नेचुरली, इससे ऊपर क्या होगा। अब पॉइंट ये है, एफिडेविट की भी सेम पावर होती है। एफिडेविट तो बंदा अपने लेवल पे लिख के दे देगा कहीं भी, स्पेशली उसको कोर्ट में थोड़ी बुलाएंगे। सर एफिडेविट वर्ड इज इक्विवेलेंट टू दैट, कि जैसे आपने वो स्पीच, जो भी आपने कहा, अफर्मेशन, हामी, यस नो, जो भी तुमने करा, जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, वो सच माना जाए। एफिडेविट इस बात का सबूत होता है कि जैसे आपने जज के सामने कटघरे में खड़े होकर पर्टिकुलरली ये बात कबूल करी है, सेम पावर आप राइटिंग में जब किसी भी पर्सन को, कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को कोई भी क्या देते हो, कोई एफिडेविट देते हो। और एफिडेविट में 2 ही चीज होती हैं, या तो अफर्मेशन या, कहीं चले जाना, एफिडेविट आपको 2 चीजों में मिलेगा, या तो आप किसी बात की हामी भर रहे होंगे, या आप कोई चीज क्या कर रहे होंगे, डिक्लेयर। बट वो अफर्मेशन, वो डेक्लेरेशन किसके सामने, मे बी किसी कोर्ट के सामने, या मे बी बिफोर एनी अथॉरिटी। बट ये नॉर्मल, इसके लिखा हुआ ना देखो वर्ड लास्ट में, इंस्टेड ऑफ क्या लिखा हुआ है, स्वेयरिंग। ये नॉर्मल स्वेयरिंग नहीं है कि मैं कसम खा के बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कहा पहले झूठ तो यही बोल रहा है। नॉर्मल ओरल स्वेयरिंग नहीं चलेगी। बंदा कहता है वो इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग का मतलब, इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग मतलब नॉर्मल प्लेन स्वेयरिंग जो अपन नॉर्मली कर, वो नहीं चलेगी राइटिंग में। यही बात जो तूने कंफर्म करी है, अफर्म, अफर्मेशन, यस करी है या डिक्लेरेशन करी है, यही बात मुझे लिख के दे, दैट इज कॉल्ड एज एफिडेविट। और एफिडेविट का भी एक प्रोसेस है, लीगल ड्यूटी साथ में लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी। एफिडेविट पेज पे कभी नहीं होगा, आप कभी देखना, अंडरटेकिंग हो सकती है पेज पे, A4 पे आपने अंडरटेक करके दे दिया, या नॉर्मल डिक्लेरेशन भी पेज पे चल जाती है। बट जहां वर्ड मांगा गया ना लॉ में, एफिडेविट दो, एफिडेविट होता ही किसके ऊपर है, स्टाम्प पेपर। चाहे 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लगा ले, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर भी आता है। या पहले होता था वो टिकट्स वगैरह लग जाती थी, ठीक है ना, रेवेन्यू स्टैम्प्स वगैरह, आजकल वो तो बंद हो गई, अब ऑनलाइन जनरेट होते हैं सारे स्टैम्प पेपर्स वगैरह। तो वो जो स्टैम्प पेपर होगा,
देन फिर एफिडेविट में वो बंदा अपना अफर्मेशन या डिक्लेरेशन देगा, साइन करेगा। वेरिफिकेशन के अलग साइन होंगे। डेपोनेंट बोलते हैं उसको, डिक्लेयर करने वाला। डेपोनेंट पार्टी का नाम क्या होता है? डेपोनेंट। किससे एफिडेविट लिया जा रहा है? देन फिर उसको क्या करवाया जाएगा? नोटराइज्ड। मन करे कई बार तो विटनेस भी होती है, किसके सामने एफिडेविट दिया जा रहा है। एंड फिर बाद में उसको नोटराइज करवाएंगे। नोटरी अल्टीमेट उसकी आइडेंटिफिकेशन करेगा कि हाँ ये बंदे ने मेरे सामने इस चीज को कबूला है, दैट इज, तो वो जाके एफिडेविट बनता है। आप लोग नॉर्मली टेकअप कर लेते हैं, बस एक लिख के देना। लिख के देना नहीं, ये लीगल प्रोसीजर होते हैं। अब हमारा डेली वाह वास्ता इन चीजों से है कि मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे बैठे हैं, लिटरली बताऊं डीड बनानी नहीं आती। डीड या डॉक्यूमेंटेशन में काम, डॉक्यूमेंटेशन इज आर्ट। ऐसी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन बन जाते हैं, मान लो कोई लीगल पेपर्स तैयार करने। बहुत कम लोगों को इन चीजों का पता है। बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की नॉलेज है। तो लोग कमाई करने वाले इन चीजों में बहुत कमा रहे हैं। जैसे आपको पता ही नहीं, मान लो कोई अगर सेल होनी है इमोबल प्रॉपर्टी की, रजिस्ट्री लिखनी है, नॉर्मल बंदा थोड़ी लिख लेगा। नॉर्मल बंदे को थोड़ी पता उसमें क्लॉजेस क्या चलते हैं क्या नहीं है। वो तो क्या जाएगा, किसी पर्सन के पास जाएगा, हाँ जी हमने रजिस्ट्री करवानी है पर्टिकुलरली, तो जितने मर्जी पैसे मांग ले, जितने मर्जी मांग ले। सर 2,000 रुपये लगेंगे जी, 3,000 रुपये लगेंगे। मैंने डॉक्यूमेंटेशन करना है, फॉर्मेट्स बने पड़े, नाम एडिट करना है डॉल। उनको पता होता है कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस है। अपने लोगों में अवेयरनेस है ही नहीं, पता ही नहीं क्यों हमारा, पता नहीं सालों में एक बार रजिस्ट्री करानी है नहीं करानी, उनका डेली का काम है। जो लोग एक्सपर्ट बैठे हैं ना इन कामों में बैठे हैं, बंदा देखने में ऐसा लगता है 10वीं 12वीं पास है, पर अगला स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले चुका ना उस चीज की। इतने साल हो चुके, लोग सलाह लेने आएंगे आपसे पर्टिकुलर। अब जैसे इन चीजों में अगर हम देखें, यहाँ पे पंचकुला में मोस्टली फेमस है ज्ञान डॉक्यूमेंट। कोई अभी चलो आप प्रॉपर्टी लेने के लायक हुई नहीं, जब लोगे तब याद करोगे। यूजली आप ये मान के चलो पंचकुला के मोस्ट मैटर्स जितने रजिस्ट्री वाले होते हैं वो सारे कौन टेकअप करता है? ये नॉर्मली चलो रेंट एग्रीमेंट वगैरह हम लिखवाने गए थे एट दैट टाइम, तो लोग सलाह लेने आ रहे हैं, स्पेशली एडवाइस लेने आ रहे हैं। और प्रॉपर्टी के मामले तुम्हें पता है उलझे बहुत होते हैं। मान लो किसी पर्सन के नाम पे थी, उसकी डेथ हो गई, फलाना हो गया, आगे से आगे मतलब LR या कोई विल का केस है। सच में बताऊं, पर्टिकुलरली अगर बंदा पैसे बनाने वाला चाहिए ना, जितने मर्जी बना ले, सलाह के नाम से काम करवा के देना है हम करवा के देंगे। अपने लोगों को तो पता ही नहीं। और तुम लोग तो मतलब एक दो चक्कर लगाया सरकारी ऑफिस में, हाँ जी बताओ कितने पैसे दें, ये अपने से नहीं गेड़े मारे जाते। इनको एक्सपीरियंस होते हैं, पता है कि कहाँ से कहाँ चीज हिलनी है, फाइल कहाँ से कहाँ जानी है। बैठे बैठे सारा काम मोटे बना रहे हैं पैसे। ये होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्योंकि हमें लीगल पेपर्स की नॉलेज नहीं है। एफिडेविट बनाना है, रेंट एग्रीमेंट बनाना है, मॉर्गेज डीड बनेगी या कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, तो उसमें क्या वैलिडेशन चाहिए उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए। दीज आर थिंग्स। पढ़िए। एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डेक्लेरेशन। In the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing. अच्छा, वो भी एफिडेविट हर कोई नहीं दे सकता। एफिडेविट बाय, इन केस ऑफ पर्सन जो अलाउड बाय, अलाउड बाय क्या है? लॉ। अब जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पे कुछ पर्सन जो इनकेपेबल है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई प्रिजनर, जब तक वो जेल में है, मान लो अपनी सजा काट रहा है, किसी लॉ में उसको डिसेबल कराओ कि आप किसी तरह का एफिडेविट, जब तक आप अपनी सजा के अंडर हैं, आप किसी तरह का कोई अफर्मेशन या डिक्लेरेशन, तेरे पे क्या विश्वास करें, तू पहले जेल में। सिंपल। अगला कहते हैं इसीलिए वर्ड वहां पे, अब अपने लिए अगर मैं वर्ड ना बताता तो मैंने इग्नोर कर देता। तुम कहते हाँ हर कोई पर्सन एफिडेविट दे सकता है, नो, द पर्सन हु आर अलाउड बाय लॉ, जिनको अलाउड है बाय लॉ अफर्म करना, डिक्लेयर करना, ओनली दैट पर्सन। नाउ अच्छा, होती ये अलग है इंस्टेड ऑफ क्या? इट्स नॉट अ नॉर्मल स्वेयरिंग, इट्स अ राइटिंग। क्लियर? एंड द अबव डेफिनेशन इज इंक्लूसिव इन नेचर। हाँ जी, इट स्टेट्स दैट Affidavit shall include affirmations and declarations. This definition does not define affidavit. However, we can understand this term in general parlance. So affidavit is a written statement होती है या confirmed by oath, और क्या लिखा हुआ है? Affirmation for use as evidence। और हाँ evidence मतलब मेन चीज, इन affidavits को as an evidence take up, इनमें evidential value होती है। मान लो किसी पर्सन ने अगर एफिडेविट फाइल कर दिया, तो उस बात का सबूत है, जो भी उसने डिक्लेयर करा है, जो भी उसने अफर्म करा है, वो सही है। इनमें कई बार ऐसा पूछना पड़ता है कि सर ये डॉक्यूमेंट क्या एडमिसिबल है? जैसे आपने अगर कभी सुना हो, पुलिस को दी गई स्टेटमेंट अंडर द कस्टडी, वो एडमिसिबल इन कोर्ट नहीं होती।
समझना पॉइंट, ये चीजें मतलब पता होनी चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट में एविडेंशियल वैल्यू है इन द कोर्ट और नहीं, ये चीज। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सेंट्रल एक्ट। हम पहले वैसे पढ़ ही चुके हैं सेंट्रल एक्ट किन किन के ऊपर अप्लाई होता है। पहला तो एक्ट ऑफ कौन सा, डोमिनियन लेजिस्लेचर, वही बात है, एक डेफिनेशन पढ़ ली ना, तीन चार तो उसके रिलेटेड ही मिलेंगे। सुनिए, नेक्स्ट इज और एक्ट मेड बिफोर द सच कमेंसमेंट बाय, हाँ जी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल और द गवर्नर जनरल एक्टिंग इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। यस, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनली क्या है, 26 जनवरी 1950। सर सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी टेक अ पॉज, इसको भी रखते हैं साइड पे क्योंकि काफी बड़ी डेफिनेशन है, मैं कल वाले पार्ट में इसको लूंगा। पहले अपन छोटी छोटी डेफिनेशंस पे आओ। पहले तो कमेंसमेंट पे आ, कमेंसमेंट का मतलब क्या है, पढ़िए। यस, कमेंसमेंट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन एक्ट or regulation shall mean the day on which the act or regulation comes into force. इट मींस जिस दिन वो एक्ट या रेगुलेशन केम इनटू, कम्स इनटू क्या लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ कमेंसमेंट। वैसे तो नोटिफिकेशन में लिखा ही होता है कि ये एक्ट कब से लागू, कमेंसमेंट जिस दिन से इफेक्टिव होगा, कम्स इनटू फोर्स। अच्छा, कई ऐसे हैं बने पड़े बट कम्स इनटू फोर्स नहीं, देन अल्टीमेट वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि उनको फोर्स में लाने के लिए ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। पढ़िए, नेक्स्ट इज कमिंग इनटू फोर्स, इस पे भी क्वेश्चन अच्छा आता है, ये भी काम का है टॉपिक। कमिंग इनटू फोर्स और एन एंट्री इनटू फोर्स, Also called commencement, refers to the process by which legislation, regulations, treaties, and other legal instruments come to have legal force and effect. कम टू हैव, जिस दिन वो लीगली फोर्स में आ गए, जिस दिन उसका इफेक्ट होना शुरू हो गया, उस दिन से वो क्या माने जाएंगे, कमेंस माने जाएंगे। नेक्स्ट, अ लॉ कैन नॉट सेट टू बी इन फोर्स अनलेस इट इज ब्रॉट इनटू ऑपरेशन बाय द, एक लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट के जरिए जब तक उसको बनाया ना जाए तब तक कोई भी लॉ एप्लीकेबल। कानून तुम अपने मन में जो मर्जी सोचते रहो, जब तक उसके लिए एनेक्टमेंट बनाकर उसको पास नहीं करवाया जाता तब तक कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं। यस, और बाय द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, हाँ, by a delegate empowered to bring it into operation. Yes. The theory of statutes being in operation in a constitutional sense. दो इट इज नॉट इन फैक्ट इन ऑपरेशन हैज क्या, जब तक वो ऑपरेशन में नहीं है तब तक अल्टीमेट उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। तो ठीक है, थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज बट सिंपल वर्ड्स, जब तक वो एनेक्टमेंट बाय लॉ के प्रोसेस के द्वारा पास ऑन नहीं होती, कमेंस नहीं होती, तब तक वो कमिंग इनटू फोर्स नहीं माने जाती। और ऐसे लॉ कई बने पड़े होंगे जिनको आगे पास ऑन करवाया ही नहीं गया, अब वो लॉ थोड़ी है, वो ड्राफ्ट है जस्ट, वो बिल है, वो कौन सा पास हुए हैं अभी। यस, नेक्स्ट इज, अच्छा वर्ड है जी अपने पास, डॉक्यूमेंट। मैं सिंपल सिंपल वाले टॉपिक आज करवा रहा हूँ, क्लियर, ताकि कल हमारे पास सिलेक्टेड डेफिनेशन हो और आगे का कंटेंट बढ़ाएंगे। क्लियर, सुनिए, इसके लिए ना आप क्या करना, ये चार्ट सामने गिवन है ना, यहीं से पढ़ देना। डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड, पहली बात तो शैल इंक्लूड मतलब डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव। क्या है, इंक्लूसिव। एनी मैटर, मैं अगर तुम्हें कह दूं ऊपर वाले वर्ड बाद में, जस्ट लास्ट वर्ड पहले पढ़ो। फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, ये लाइन याद रखना। अब ऊपर से पढ़ो, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी substance, that is a broader word. Substance might be a paper, maybe a stone, maybe a wood, maybe a wall, कुछ भी हो सकती है। सब्सटेंस वर्ड कहा ना, पेपर फॉर्म कहां लिखा गया, लिखा नहीं, वो क्या लिखा हुआ है, बाय मीन्स ऑफ। अच्छा, पहले तो ये क्लियर हो, डॉक्यूमेंट वर्ड शैल इंक्लूड, किसी भी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए अगर शब्दों का इस्तेमाल किया गया, रिटन, एक्सप्रेस किया गया या डिस्क्राइब किया गया, किसके ऊपर, अपॉन एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस मींस मे बी कोई पेपर, कोई किताब हो, कोई पत्थर हो, कोई दीवार हो, ठीक है ना, या कोई मान लो सपोज वुड हो, किसी भी चीज पे। क्लियर, अब लाइक पेंटिंग, पेंटिंग इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। पेंटिंग भी अपने आप में क्या है, किसी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए किसी सब्सटेंस के ऊपर उसको एक्सप्रेस किया गया, पेंटिंग क्या होती है, एक्सप्रेस। आगे, बाय मीन्स ऑफ, कोई लेटर्स, फिगर्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, हमें नहीं पता आप कोई लेटर्स यूज कर रहे हो या कोई शेप्स यूज कर रहे हो, वट एवर बी द थिंग, वट एवर बी द थिंग विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड। क्या लिखा हुआ है, पर्पस हमारा वेरी क्लियर था, ये हम क्यों कुछ कर रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, कि हम उन मैटर्स को रिकॉर्ड करके रखना
चाहते हैं, देन दैट जिस पे रिकॉर्ड किया गया दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्या, डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट। क्लियर। अब इसमें थोड़ी टर्म और क्लियर करी। Thus, the term document includes any substance upon which any matter is written or expressed by means of letter or ये तो physical पहले डेफिनेशन आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक, फाइल, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शन एंड इवन द कंप्यूटर फाइल्स। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी तो आप वहां पे क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं। वो माई फाइल्स जो भी वहां पे मेंटेन हो रही हैं वो भी तो क्या है, अपने रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए। क्लियर। आर ऑल क्या माने जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, बट हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड क्या सर, इंडियन करेंसी नोट्स डॉक्यूमेंट के अंदर कवर नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक करेंसी वर्ड के अंदर कवर होती है। क्लियर। अब अगर कहते हैं करेंसी भी तो क्या है तो काइंड ऑफ एक रिकॉर्ड ऑफ मैटर, कि जिसके ऊपर कुछ लेटर्स फिगर्स को यूज करते हुए कुछ लिखा गया एंड वही कितने सालों साल चलते जा रहे हैं, बट स्पेसिफिकली इसको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में से बाहर किया गया। सो लाइन दोबारा अगर हम कह दें वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड क्या चीज, एनी matter that is written, expressed or described on any substance by the help of कोई letters या figures or by one or more those means, clear, which is intended, ऐसा तुमने क्यों करा, for the purpose of recording the matter, that is called as document. Now next word आया enactment। हाँ जी, enactment shall include a regulation as hereinafter defined in any regulation of Bengal, Madras or Bombay courts, and shall also include any provision contained in any act or in any such regulation as aforesaid. ये स्किप कर दो सर, अभी के लिए आपकी काम की नहीं है एनेक्टमेंट। आगे चलो, फाइनेंशियल ईयर कई बार पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर जीसी एक्ट ने डिफाइन करा दैट ईयर कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ, हालांकि ईयर और फाइनेंशियल ईयर में फर्क है। अगर वर्ड आता है ईयर देन एज पर द ब्रिटिश कैलेंडर जनवरी टू दिसंबर विल बी क्या माना जाएगा, ईयर। अगर वर्ड अकेला ईयर आता है, ईयर स्टैंड्स फॉर एज पर द ब्रिटिश कैलेंडर जनवरी टू दिसंबर। बट अगर वर्ड आता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या लिया जाएगा, दैट इज अप्रैल, अप्रैल टू मार्च। नाउ डिफरेंस बिटवीन क्या है सर, वही द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल और कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। नेक्स्ट है ये वर्ड गुड फेथ, अभी पेंडिंग है, छोड़ दो भी, ये कल वाले पार्ट में करेंगे, क्लियर, इस पर टाइम लगेगा। गवर्नमेंट ये हो चुका ऑलमोस्ट, पढ़िए गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट, हाँ जी, shall include both the central government and state government. hence wherever the word government is क्या किया गया, used, it will include central government and state government both. Clear. The object of this definition is to make it clear that the word government frequently used as convenient abbreviation, ये ना हर जगह डिफाइन नहीं करते कि सीजी है एसजी, जहां पर्टिकुलर होगा वहां बोल के जाएगा, नहीं अदरवाइज वर्ड क्या बोलेगा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब ही क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट, मे बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट इन ईदर ऑफ द टू सेंस, जैसा भी इंडिकेट किया होगा। कहते सर अपने मीनिंग वहां पे देख लो किस सेंस में वो यूज किया गया, कि यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब सीजी है या एसजी। यस, गवर्नमेंट जनरली कनोट्स थ्री विंग्स, और हाँ गवर्नमेंट के अगर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग देखा जाए, सरकार तीन हिस्सों में बटी हुई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटरी, जुडिशरी। और जहां भी वर्ड गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट का मतलब आप हमेशा एग्जीक्यूटरी बॉडी लेके चलते हो, लेजिस्लेचर नहीं और जुडिशरी नहीं। अब अगर कहते हैं जुडिशरी है तो वो भी सरकार है, जो लेजिस्लेट कर रही है वो भी सरकार, बट हम गवर्नमेंट को उसके फंक्शन से जानते हैं कि लॉ को इंप्लीमेंट करना, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, मतलब द एग्जीक्यूटरी बॉडी। बाकी कहता है कंटेक्स्ट आप पढ़ लीजिए, जिस कंटेक्स्ट में यूज होगा उस कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग ले लीजिए, पढ़िए। बट इन अ नैरो सेंस इट इज यूज टू कनोट द मीनिंग टू, यस प्लीज असाइंड, हाँ जी, Assigned to that expression therefore depends on the context in which तो it is used. मैंने आपको दोनों बता दिए, बाकी आप कंटेक्स्ट पढ़ लेना, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो बीच में कवर होगा आप वो टेकअप कर लेना। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी शैल मीन सिक्योरिटीज ऑफ द central government or of any state government but in any act or regulation made before the commencement of the constitution. अच्छा, इस एक्ट की मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले अगर कुछ सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी पार्ट बी स्टेट, ये कल आएगा पॉइंट, हल्का सा वर्ड है। गवर्नमेंट को ना हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, चार तरह की स्टेट्स में बांटा। पार्ट बी आपकी होती थी प्रोविंशियल स्टेट्स, राज प्रमुख, राजा महाराजा सिस्टम जो पहले चलते थे।
तो कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब आज वाली, पुरानी पार्ट बी स्टेट की गवर्नमेंट ने अगर कोई सिक्योरिटीज अगर इशू करी होंगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आज की डेट में कवर नहीं। वैसे तो सीजी एसजी जो मर्जी रेफर करे, बट नॉट वो जो सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ किसकी हैं, एनी पार्ट बी स्टेट। तो ये कल वाले पॉइंट में आएगा। पार्ट बी मतलब क्या है, वो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं जहां पे राजा महाराजा सिस्टम नॉर्मली चलते थे, वो वाली कुछ स्टेट्स। इंडिया कौन सा ऐसे ही बना हुआ है, अलग अलग तरह का डेकोरम इंडिया में चला है। क्लियर। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी सर, ये भी अपना कल वाले पार्ट में जाएगा जी। क्लियर। ये रहा इम्प्रिजनमेंट, छोटे छोटे हैं, 2 मिनट का काम है। इम्प्रिजनमेंट पढ़िए। इम्प्रिजनमेंट शैल मीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर, Description as defined in the Indian Penal Code. कहते हैं सर जैसा इंडियन पिनल कोड में डिफाइन किया गया होगा वैसा, उसका मीनिंग वो है। बाय सेक्शन 53, क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हें भाई चिराग, क्या डाउट है? हाँ तू बोल भाई, बड़ा मोटा बैठ जा करो यार, सीख लो अकल यार, मैं पंजाबी च लेके आ रहे हो मैनू। बाय सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, लगातार उसके कान में बोली जा रहा है, हमें सुना दे भाई, ये भी सुन लेंगे बेचारे, मूर्ख तो बैठे सारे अपन यहाँ पे, अकल ही नहीं है, इतने बड़े हो चुके यार, मतलब प्रोफेशनल क्लासेस में बैठे हैं, फिर वही छोटे बच्चों वाली हरकतें करनी। बाय सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, हाँ जी, द पनिशमेंट टू विच Offenders are liable under the code and imprisonment, which is of two अच्छा, descriptions. टू डिस्क्रिप्शन नेमली वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिग्रेस दैट इज विद हार्ड लेबर, एंड दूसरी क्या होती है, सिंपल। सो व्हेन एन एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, लिखा तो इतना होता है कि यहाँ पे ऑफेंस पनिशेबल विद क्या है, इम्प्रिजनमेंट, बट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, कोर्ट की मर्जी हुई, लॉ क्या लिख के चला जाएगा, दिस ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, बट वहां पे कौन सी इम्प्रिजनमेंट देनी है, दैट इज ऑन जज। वो कोर्ट की मर्जी है, वो रिगरस भी कह सकता है, मे बी सिंपल भी। क्लियर। नेक्स्ट, इंडियन लॉ सर, इस स्टेट में, इस एरिया में जो भी लॉ पढ़िए, इंडियन लॉ शैल मीन एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बाय लॉ, अदर इंस्ट्रूमेंट विच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड द फोर्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लॉ, इन एनी प्रोविंस ऑफ इंडिया। हाँ जी। अच्छा, एनी प्रोविंस ऑफ, प्रोविंस मीन्स राज्य, इस इंडिया के किसी भी राज्य में अगर कोई, अच्छा वर्ड इंडियन लॉ में सर कोई भी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बाय लॉ, सब कुछ, ये सब कुछ कवर होते हैं। क्लियर। और पार्ट देयर ऑफ और देयर आफ्टर, अच्छा जो हो चुके या जो होंगे, और देयर आफ्टर हैज द फोर्स ऑफ लॉ इन एनी पार्ट ए, पार्ट सी, ये वही तुम्हारे सारे ना, ये गवर्नमेंट बेस्ड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि तुम्हें पार्ट ए बी सी भी पता नहीं ना कि पार्ट ए स्टेट्स कौन सी हैं, है वो मीनिंगलेस ही है, जस्ट वन टाइम एक बार पढ़ने वाला काम है, कि पेपर में अगर पूछ लिया गया तो पता होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई आगे काम नहीं है, ये इन डेफिनेशंस में बस काम है। बट ये पढ़ो, बट डज नॉट इंक्लूड क्या, एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द किसका, यूके, और एनी ऑर्डर इन द काउंसिल, रूल और अदर इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर, यूके वाला कोई रूल नहीं आएगा, पहले वैसे ब्रिटिश लॉ चलते थे ना अपने, वो वाला हमारे इंडियन लॉ में नहीं आएगा, जो हमारे इंडिया के किसी राज्य में इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया गया, सिर्फ वो इंडियन लॉ में क्या किया जाएगा, एप्लीकेबल किया जाएगा। सो ऐसे मतलब, चलो आज मेन तो हमने इसकी बैकग्राउंड एक बार समझी है, इट्स नॉट कि एक ही लेक्चर में सारा पूरा हो जाएगा, माइट भी 2 लेक्चर भी लग सकते हैं, जैसा भी है, पर कॉम्प्रोमाइज नहीं, जहां तक चीजें सॉर्टेड मिलेंगी उसके लिए तो नेचुरली सर जान निकाल देंगे, जहां मर्जी फिर लेना कि जीसी एक्ट अगर बोलते फिरोगे, बट पॉइंट इज जहां इररेलेवेंस है, कोई काम की नहीं है, वो खुद ही मैंने सुपरफ्लोटी पहले ही क्या कर दी, अवॉइड कर दी कि इसमें इतना जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें आपको स्कैनर से ना और ज्यादा क्लियर होंगी। अभी तो ये चल रहा है कि मीनिंग मीनिंग समझ रहे हैं, कल वाला और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।